नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के आपके केजीएस एसएससी एग्जाम के चैनल पर। मैं हूं कार्तिक सिंह और आप सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जिसको आप वीडियो सॉल्यूशन के नाम से भी जानेंगे। ये वीडियो सॉल्यूशन है आपके हुए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट के। जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का हम लोगों ने ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट कराया, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आए उनमें कुछ ऐसे सवाल थे जिनमें बच्चों को लगा कि शायद ये सवाल ही गलत है, ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि सवाल तो गलत है, सवाल में तो ये होना चाहिए था, यहां पर ऑप्शन में तो ये है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कुछ और होता है। तो क्या ऐसा कुछ सवाल था और क्या इसके सॉल्यूशंस में आपको इस चीज की जानकारी मिल पाएगी? इसीलिए वीडियो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश हो रही है ताकि आपको जो भी टेस्ट सीरीज जाए, जो भी क्वेश्चंस जाएं, उनकी एक वीडियो सॉल्यूशन मिले जहां आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल पाए, आपको कुछ नई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मिल जाएं जिससे आपको बहुत बेहतर आने वाले अगले टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस करने का फायदा मिले। तो आइए सवालों की तरफ चलते हैं। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे आपके इस टेस्ट सीरीज में, उनको देखते हैं। तो सवाल है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है? ऑप्शन से सॉल्व करना है। जो ऑप्शन में नंबर्स हैं अगर वो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, मतलब जैसे आप देखिए 6 1 6 1 6 1, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इससे कोई डिफरेंस तो पड़ेगा नहीं है आंसर पे। तो हम ये देख लेते हैं कि 4 पहले डिक्शनरी में आएगा या 5 पहले डिक्शनरी में आएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि 3 4 है और 1 5 है, तो जो जिसकी बहुतायत होती है वो बच जाता है और जो कम होता है वो कट जाता है। तो ये कट जाएगा, लेकिन फिर भी 4 और 5 में अगर आप देखें तो प्रेप तक तो सेम है, लेकिन ए की वैल्यू 1 और ओ की वैल्यू 15 है, तो पहले 4 आएगा। तो जैसा उम्मीद था वैसा ही हुआ, ये कट गया। अब मुझे ये देखना है कि 5 और 3, क्योंकि यहां 5 और 3 में डिफरेंस है, कौन आएगा पहले। तो आप देखिए पी आर ई तक सेम है, एस की वैल्यू 19 हो गई, पी की 16 है, तो पहले 16 आएगा ना। इसका मतलब आप देखिए ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। अब आप 2 और 3 का अपने में कंपैरिजन कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां प्री तक सेम है, वी की वैल्यू 22 होती है, एस की 19, यानी पहले क्या आएगा? 3 आएगा। 3 पहले आने का मतलब है कि यहां 3 पहले है, यहां बाद में ये कट जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने से अच्छा है आप ऑप्शन की हेल्प लेके जल्दी एलिमिनेट कर दीजिए, काम आसान हो जाता है। अब इनमें दिया गया है कि मध्य प्रदेश, भोपाल और भारत में आप संबंध ढूंढिए। तो हम सब जानते हैं कि जो ये भोपाल है ये किस में है? मध्य प्रदेश में है, मप्र में। और मध्य प्रदेश किस में है? भारत के अंदर है। तो यही इसका क्या बनेगा? वैनारिक। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न पे देखते हैं। दिए हुए किसी पासे के 3 प्रारूप है, पासा एक ही है, इसके अलग अलग 3 प्रारूप हैं, डी के अपोजिट क्या आएगा? तो देखो कभी भी आप सब मत उठाओ, आप कोई 2 से चलोगे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आप देखिए पहले और दूसरे को अगर आप पिक करते हो तो इसमें ए कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है। तो ऐसा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी पासे के 2 प्रारूपों में 2 फलक कॉमन हो यानी साइड्स, तो जो बचा हुआ साइड होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, यानी डी एफ के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एफ आंसर आ जाएगा, बहुत बेसिक तरीके से। अगला सवाल, इस फिगर को ढूंढना है बिना रोटेशन के। तो आप देखो पहला ही ऑप्शन में ये फिगर आपको यहां पर सर्कल है और ये ऐसे ट्रायंगुलर या फिर आप कह सकते हैं एरो शेप में जा रहा है। तो जब पहला ही आंसर हो गया तो फिर हमें सी, बी और डी देखना ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, काफी अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, लेकिन इसका अगर अप्रोच सही रखेंगे तो आंसर आएगा। जैसे आपको ये देखना है कि भाई ये 2 नंबर्स छोटे हैं और ये बड़े हैं। इसमें देखिए लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है, इधर भी कैसे आ सकता है? तो मैंने देखा कि अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई करता हूं 6 से तो ये 96 आता है, और इन दोनों में 17 में से एक, इसका डिफरेंस 17 माइनस 16 कर दूं तो एक बचता है, तो ये 97 हो जाता है। 14 का मल्टीप्लाई मैं 6 से करूं
तो 14 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो रखना है, और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, 84 हो गया, 84 इसका मल्टीप्लीकेशन, और 23 में से जब 14 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 आएगा, जोड़ना था ना, माफ कीजिएगा, ये जुड़ा है, एक जोड़ देना है तो यहां 9 जोड़ दिए तो कितना हो गया 93। बहुत नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। 14 का मल्टीप्लाई 6 बार 84, और इसमें से ये माइनस करके जो वैल्यू आएगी इसको जोड़ के आपको वैल्यू मिल जाएगा। 16 छक्के 96, एक डिफरेंस है तो 97। ऐसे ही अब पहला देख लेते हैं। तो भाई 40 का 4 छक 24, 240 तो ऐसे ही आ जाएगा। 240 तो ये तो बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, 250 होगा नहीं। 240 4 छके 24, 240 10 250 ही होगा, काट दीजिए। 48 का गुणा करेंगे 6 से तो ये नंबर काफी छोटा है, काट दीजिए। यानी 100% डी आंसर होगा। फिर भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कैसे होगा देखिएगा। 22 का आपने 6 से गुणा किया तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक तरह 132, और उसमें 8 30 में से जब 22 घटाएंगे तो 8 आएगा, 140 आपका जवाब हो गया। ऐसे तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था, कई लोगों से मिस हुआ है एग्जाम में। क्या दो ऑपरेटर्स बदल दें कि हम लोगों को राइट साइड की वैल्यू 236 मिल जाए? तो देखो, पहले तो आप ये देखो कि क्या डिवीजन सही जगह पर है। फिलहाल तो मुझे बिल्कुल सही जगह पे वो दिख रहा है, तो उसको छूने का भी हम कोशिश नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, माइनस और इंटू को चेंज करके देखते हैं क्या कुछ काम बन पाएगा। तो 40 का गुणा हम 84 से करते हैं, 12 को डिवाइड कर देते हैं और -58 प्लस 14 कर देते हैं। चलिए देखिए, 7 बार चल जाएगा, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, में से 58 घटेगा और 14 जुड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 294 में से हम क्या कर दें, 58 घटा दें। तो 14 में से 8 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, और ये 2, तो एग्जैक्टली यही वैल्यू मिल गई ना। पहला इसलिए छोड़ा क्योंकि ये ठीक जगह पर था। हो गया, बी नहीं होता तो सी और डी चेक करते। अगला सवाल, इसमें अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है 16 का, यहां पर ये डिफरेंस है 17 का, ये है 18 का, ये है 1 मिनट 18 अगर की 8 6 14 7 1 8 1 9, ठीक है। 94 18 तक का तो मिल गया, ये 9 7 16 5 1 7, ठीक है। 6 3 4 1 5 18, ये 19 होना चाहिए था, 19 का डिफरेंस होना चाहिए था ना अगर इस प्रोसेस से है तो 9 4 13 और 9 1 10 1 11, 113 होना चाहिए था वैल्यू इनफैक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, एक और आगे देख लेते हैं। अगर 110 में हम 20 जोड़ते हैं तो ये 130 भी आ रहा है। यहां पर मुझे थोड़ा सा लॉजिकली इसमें कुछ इशू दिख रहा है, 130। अच्छा, लेकिन अगर 130 में हम यहां पर कितना जोड़ दें, 21 जोड़ें तो ये 151 आना चाहिए, बट ये 145 है। यानी हो ना हो ये लॉजिक तो नहीं है 16 17 18 वाला। हो सकता है कि इसमें कोई और लॉजिक चल रहा हो, तो वो डिफरेंस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर बच गया 6, उधर बच गया 16, यानी ये फिर रिपीट हो रहा है 16 17 18 16 17 18, ये लॉजिक है इसमें। क्या हुआ, 16 17 18 16 17 18, तो 17 जोड़ देंगे तो 127, और 127 में 18 जोड़िए 100 कितना हो जाएगा 45। तो एक समय के लिए लोगों को लगा होगा ये सवाल में कि ये तो गड़बड़ है, इसका तो सीक्वेंस ही गड़बड़ है, 17 18 के बाद 19 आना चाहिए था, यही फंस गए लोग। लेकिन ये ऐसा था कि 3 के बाद फिर वही रिपीट हो रहा है, तो इस हिसाब से आंसर ए आएगा। तो यही है, गलती नहीं है, बस वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो आप देख सकते हो ये 11 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, लेकिन 14 का जो क्यूब होता है 2 7 4 4 होता है। मतलब यही क्या हो गया, विषम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट अगर पिच पे खेला जाता है तो रेस जो होती है वो ट्रैक पे होती है ना, ट्रैक पे रेस करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अच्छा, इसकी हिंदी है क्या, नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलो समझो। ये पूरा दिया हुआ डेटा है, इसके हिसाब से देखना है कि कौन सा दिया हुआ कथन सही है। तो बना लीजिए, ए डिवाइड का मतलब क्या है, ए भाई हो गए किसके, बी के। पहला व्यक्ति का संबंध दूसरे से दे दिया गया। डॉलर का मतलब
बी बेटा हो गए किसके, डी के, तो डी ऊपर चले गए। फिर हैज का मतलब सिस्टर, डी बहन हो गई किसकी, तो डी बहन हो जाएंगी सी की। परसेंटाइल का मतलब फिर सी भाई हो जाएंगे किसके, एफ के। और ई इंटू का मतलब एफ हस्बैंड हो जाएंगे किसके, ई के, तो ये इनकी वाइफ हो जाएंगी। अब क्या ए बेटा है ई का, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या डी ब्रदर इन लॉ है ई का, डी ब्रदर इन लॉ नहीं है, फीमेल है, तो ये नहीं हो सकता। क्या ए बेटी है ई की, नहीं हो सकता। तो जब 3 कट गया तो यही आंसर है। फिर भी क्या एफ भाई है ए के मां का, ए के मां का देखिए एफ भाई है, ये चूंकि बच भी गया था इसलिए भी आंसर है और ऐसे भी आंसर है। भाई देखिए एसएससी टीयर 1 का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हुआ और इसमें जो बच्चे जुड़े उनके लिए हम सब लोगों ने ढेर सारी सुविधाएं भी दी हैं। जैसे 10 बच्चे जो हैं टॉप 10 बच्चे, उनको केजीएस का टी शर्ट मिल रहा है। टॉप 50 जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मेंटरशिप मिलेगी, टीचर से जुड़ने का मौका। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी मैंने रिसेंटली टेस्ट में, इनफैक्ट टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो हमने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एसएससी केजीएस के बताया भी। उन सभी बच्चों तक पहुंच रहे हैं हम लोग और सबको ये सारी प्राइजेस जाएंगे भी। आप भी अगले जो ऐसे मॉक टेस्ट होंगे उसमें हिस्सा ले सकते हैं, आप भी आगे आ सकते हैं, आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो जरूर रजिस्टर किया करिए आप लोग भी। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। इनमें विषम कौन सा है, तो पहले 3 का पोजीशन 17 20 22 25, 15 17 20 22, एक और 6 9 इसका लिख रहा हूं है ना, 11 14। आप यही देखो यहां +3 है, यहां +2 है और यहां +3 है, तो ये दोनों एक साथ हो गए ना, तो यही क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया ये वाला। तो यही आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोडिंग में आपको क्या पूछा गया है, यू का कोड पूछा गया है। तो आप देखो यू है कहां कहां, एक तो यहां पर है यू, एक यहां पर भी है यू। अब अगर यहां और यहां दोनों में यू आया है तो इसके साथ वाला भी आया होगा, जहां जहां धर्मपति, जहां जहां धर्मपत्नी वहां वहां धर्मपति, साथ में चलेंगे, 7 जन्मों का रिश्ता है। तब पीआर ढूंढिए, क्या पीआर है, नहीं है। क्या एलटी है, नहीं है। क्या एसक्यू है, देखिए, तो जब जब यू आ रहा है तब तब एसक्यू आ रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, अब ये भी क्वेश्चन कई लोगों को गलत लगा होगा कि सर ये 15 का स्क्वायर है 225, तो 16 का स्क्वायर तो सर क्या हो जाना चाहिए, 256 हो जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में लोगों को यह भी दिखा होगा कि 265 लिखा है, नंबर गलत हो गया सर, वो लगता है यूनिट प्लेस बदल गया। ना ना ना, एक्चुअली आंसर इसका क्या होगा, देखिए 15 का गुणा हुआ है 15 से, इसलिए ये 225 है। तो भाई आप 16 का गुणा करिए ना, 16 का गुणा करिए जरा आप 15 से। तो जब आप 16 का 15 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा। और ये है ऑप्शन में भाई, 15 से यहां भी गुणा, 15 से यहां भी गुणा। तो आप देखो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसलिए ऑप्शन डी दिया भी गया था। चमक जाता है आदमी उसमें कि क्या हो गया, ये कैसा सवाल आ गया। अब देखो इसमें फॉर्मेट का जो कोड दिया गया है, कोडिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है फॉर्मेट, लेकिन प्रैक्टिस अगर अच्छी रही होगी तो आप जरूर इसका आंसर दे पाए होंगे। कैसे लिखा गया, सिंगल सिंगल डिजिट में कोड लिखा गया। तो जैसे एफ की वैल्यू 6 है तो 6 है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 है, ओ की वैल्यू 15 है तो 1 + 5 6, आर की वैल्यू 18 है तो 1 + 8 9, एम की वैल्यू 13 है तो 1 + 3 4, टी की वैल्यू 20 है तो 2 + 0 2। ऐसा जो डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया है। तो आप एडिटिंग के साथ चलिए। वैसे ही 5 सब में है, 4 सब में है, 9 सब में है। टी की वैल्यू 2 होगी, लेकिन यहां 0 आ गया तो हटा दीजिए, यहां 0 आ गया तो हटा दीजिए। फिर आई की वैल्यू फिर 9 होगी, तो देखेंगे जरा, इसमें 9 है, इसमें 9 है, ठीक है। जी की वैल्यू लास्ट में, बस लास्ट से देख लीजिए, 7 चाहिए अपने को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सिंपल। सिलॉक्स है, इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या बोला गया, कुछ जो पेंसिल है, पेंसिल जो है वो क्या हो गया, पेन हो गया, और कुछ पेंसिल जो हो गया वो क्या हो गया, रबर हो गया। ऐसा तो कुछ रबर पेन है, कोई रिलेशन नहीं है, काट दीजिए। कुछ रबर पेंसिल है, बिल्कुल, कुछ रबर कहां है, पेंसिल में है, सही हो गया।
यानी केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन सी। इनमें ऑड वन आउट कौन है? तो ये देखिए 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इकलौता यही है जो सम संख्या का क्या है, वर्ग है। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर निकालेंगे। नंबर ऑफ स्क्वायर्स ढूंढना है, ठीक है, ढूंढ लेंगे। जैसे एक यहां हो गया, 2 यहां हो गया अपने पास, इसी तरीके से ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और एक ये 5, ठीक। 5 तो ये हो गया, फिर ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10 और एक बड़ा वाला सबसे 11, यानी टोटल स्क्वायर्स की संख्या इस दिए हुए प्रश्न में कितनी है? 11 है। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं, पेपर को फोल्ड किया गया, कट किया गया, तो जो ओरिजिनल कट है वो होना चाहिए। जैसे आप देखिए इसमें वर्टेक्स ऊपर है पर इसमें नीचे है, तो ये काटिए। ये भी इसका भी ओरिजिनल कट बदल गया, तो इसको भी काट दीजिए। यही दो आंसर हो सकता है। तो देखिए जब इसका आप वाटर इमेज बनाएंगे ना, तो ये ऐसे आएगा, सामने सामने वर्टेक्स होगा ना कि एक साथ जा रहा है, ये कट गया। तो केवल आप एक फोल्ड पे ही आंसर निकाल सकते हो। एक और वेन डायग्राम, एक और आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है कुछ सभी का सभी जो किताब है वो क्या है? चाय है, ठीक। फिर कहता है कुछ प्रिंटर चाय है, तो प्रिंटर का कुछ पार्ट हम लोग चाय में डाल दिए। और कुछ प्रिंटर क्या है? साबुन है, तो ऐसे बना दिए। अब कंक्लूड कर लेते हैं। कुछ साबुन किताब, साबुन और किताब दोनों अलग अलग है, इसलिए ये CND फॉल्स हो जाएगा। कुछ चाय किताब है, चाय का कुछ भाग बाहर से अंदर आएंगे, हमेशा कुछ सही होता है। कुछ चाय साबुन है, चाय इधर साबुन इधर, दोनों अलग अलग है, फिर गलत हो जाएगा। यानी केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। ये अच्छा सवाल है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसमें आप ऑप्शन की हेल्प ले लीजिए, तो देखिए लास्ट शुरू में आपको इधर बी मिल जाएगा, तो ABC, तो मुझे पता चल गया कि यहां भी ABC आएगा, तो ये ऑप्शन 2 काट दिया। अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये ABC, यहां पर भी ABC होगा, लेकिन यहां E आ रहा है, तो यहां हम D लगा देते हैं। ये चेंज हो रहा है, देखिए C से ये D हुआ, D से ये E हुआ, E से ये अगला F होगा, ऐसा। लेकिन ABC फिक्स है, ABC यहां F आ जाएगा। और एक चीज E भी फिक्स है, तो यहां E आ जाएगा। तो देखिए BCD ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें हुआ क्या है कि ABC फिक्स है और E फिक्स है, A फिक्स है, और ये वाला जो लेटर है इसमें +1 हो रहा है। आप देखो ये +1 चल रहा है, इसमें भी क्या हुआ? +1 हुआ। बाकी सब फिक्स है, यही लेटर में बदलाव है, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल तो हो जाता है ये सवाल। मिरर इमेज, भाई कोई शीर्षासन नहीं करना चाहिए, तो अगर कोई उल्टा लटका है, जैसे ये उल्टा लटके हैं, काट दीजिए। जो जैसा दिखता है वैसा ही होना चाहिए। ऋतिक रोशन थोड़ी ना बन जाएंगे, कट गया। इसमें ये देखिए W शीर्षासन कर रहा है, कट गया, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, चलो देखो हमें 100 ले आना है, किधर? राइट साइड में। क्या डिवीजन सही जगह पर है? हाँ ठीक ही लग रहा है डिवीजन। प्लस माइनस को चेंज करके देखते हैं। 72 - 256 अपॉन 16 प्लस 11 का 4 से गुणा, तो ये 16 बार चला जाएगा। ये 72 - 16 प्लस 44 हो जाता है। तो 4 2 6 7 4 11 में से 16 घट गया, वाह सेंचुरी तो लग गई। यानी फिर ऑप्शन नंबर बी, पहला इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि डिवीजन सही जगह दिखा मुझे, तो या तो दूसरा या तो तीसरा चेक करते, तो दूसरा से ही आंसर आ गया। इसमें क्या है? तो ये है +5, ये है +4, फिर +5, फिर +4, फिर +5, तो फिर +4 कर दीजिए, आपका आंसर 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 41। बेसिक सी सीरीज है। नंबर का क्या कैलकुलेशन है, आइए देखते हैं। तो जैसे अगर मैं देखूं पहला नंबर और दूसरा नंबर और बीच का नंबर, ये 19 + 47, दो ऑड नंबर्स हैं, इनको जोड़ दिए 9 7 16, 4 1 5 1 6 का 2 से डिवीजन कर दीजिए 33। 33 में 7 माइनस करिए तो 26 आ रहा है। ओके, अच्छा अब 25 में जरा 53 जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 5 3 8 5 2 7,
2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6, 2 9 18 में से 7 घटाते हैं, 32 आ जा रहा है। ओके, यानी इन दोनों वैल्यू का एवरेज -7 करना है। जैसे 48 और 20 68 हो गया, 68 को 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 और 4 टाइम्स, और इसमें से -7 करना है, ऐसा ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 14 में 7 गया, 7 बचेगा ना, 34 आएगा। 68 20 प्लस 48, 68 का आधा गया 34, 34 का -7 अगर करते हैं तो ये ऑब्वियस है 25 तो नहीं आएगा। अच्छा, 21 का अगर हम 35 से तो ये 6 हो जाता है, और 3 2 5, इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 28 एग्जैक्ट आ जाता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, 17 और 35, 7 5 12 हो जाता है, और 4 1 5 1 6 होता है। 62 का 2 से डिवीजन करते हैं तो 31 होता है, पर 31 में से 7 घटाएंगे तो 22 नहीं होगा। ये हो गया आपका कितना, 56। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 28 आएगा। अब वही लास्ट ही बचा है, तो यही आंसर भी आना चाहिए वैसे तो, फिर भी आंसर निकाल दिया मैंने। मतलब पहला और लास्ट का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाई 2 और -7 कर देंगे तो हमारा बीच वाला नंबर आ रहा है। थोड़ा अजीबोगरीब लॉजिक है, पर अच्छा सवाल था। अब इसके बाद आता है लास्ट 25th क्वेश्चन। इसमें तो बेसिक है कि आप एक बार समीकरण में आइए और पुट कर दीजिए पोजीशन -2, बी का मतलब इंटू 5, ए का मतलब +39 और डी का मतलब डिवाइडेड बाई 13। 3 बार ये चला जाएगा, ये 22 हो गया, माइनस में 10 हो गया, प्लस में 3 हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं 25 में से 10 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 15। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सारे 25 सवाल बिल्कुल सही थे, इनमें कोई एरर नहीं है, सारे एकदम सही सही गए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप जितने भी मॉक टेस्ट जाते हैं आपके टीचर के थ्रू उसका स्टैंडर्ड एक बार देखा जरूर जाता है। तो ये खासियत है कि अब आपको एक लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अच्छा इसमें ना प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छा एक स्टैंडर्ड मिल जाएगा, आप एक अच्छे लाइन पर और मतलब एक सही रास्ते पर चलेंगे। और चूंकि हम सब टीचर्स चाहते हैं, जितने भी लोग पढ़ाते हैं आपको, कि आपका सिलेक्शन हो, इसलिए हमारे तरफ से मेहनत यह है कि आपको एक बेहतर सेट मिले जब भी टेस्ट सीरीज आए, चाहे वो फ्री ही क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई एक मिनिमम अमाउंट ही क्यों ना लगा हो, लेकिन आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज दी जाए। और उसी का एक नमूना था टेस्ट जो आप तक पहुंचाने की कोशिश थी। इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, कुछ नए आपको तरीके भी पता चल गए होंगे। ऐसे और सेशंस लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आज के इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपका जो सीजीएल के लिए जो आपका मॉक टेस्ट था साथियों, जीके जीएस का, उसमें क्या चीजें रहीं, तो जिसको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट के रूप में हम देख रहे थे, उसके कौन से जीएस के क्वेश्चन उसमें थे, उनका सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साथियों हमारा, पहला सवाल है हमारा, सारनाथ में सिंह की राजधानी के गोल ड्रम अंडा फलाका जिसको कहते हैं पर चित्रित 4 महान जानवरों महाअग्नेय पशु की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ द 4 नोबल एनिमल्स महाअग्नेय पशु डिपिक्टेड ऑन द राउंड ड्रम जो है अंडा फलका ऑफ द लॉयन कैपिटल एट सारनाथ। ठीक है, तो इसमें साथियों हमारा कौन सा जानवर जो है वो सम्मिलित नहीं था, ये हमसे सवाल पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिरन जो है उसमें सम्मिलित नहीं है, डियर जो है साथियों वो उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा, भारत में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथन नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको चुनाव करना है। ठीक है भाई, ये देखिए इसका थोड़ा सा ए बी सी और डी ऑप्शन हमारे पास है। लेटेराइट मिट्टी हिमालय की ऊंचाई पर पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। लेटेराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है, जहां बहुत अधिक तापमान होता है, अधिक तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी नहीं है,
अत्यंत उपजाऊ मिट्टी नहीं है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, यह बात सही है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसकी प्रकृति लाल रंग की होती है, ठीक है भाई। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, बिल्कुल। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो यह पदार्थ इसमें कम होंगे, तो यानी कि यह भी गलत हो जाता है। सही आंसर हमारा इसका क्या होगा, केवल सी, ठीक है। सही आंसर इसका क्या होगा, केवल। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। ये भी बात जो है साथियों हमारी क्या हो जाती है, सही बात यहां पर हो जाती है। हमसे पूछा है कौन से कथन इसमें सही होंगे, तो सही हो जाते हैं साथियों, ठीक है भाई। सही हो जाते हैं सी और डी। सी और डी जो है वो इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है और नाइट्रोजन, पोटास और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। उपजाऊ नहीं है, हिमालय में नहीं पाई जाती। प्रायद्वीपीय पठार के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। लीचिंग प्रोसेस से इस मृदा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर में लोकटक झील के फुमदी तैरते हुए मैदान में कौन सी मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो देखिए फुमदी जो है वो लोकटक झील में पाए जाते हैं, जहां पर केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। ये फुमदी जो है साथियों, ये क्या है, ये फुमदी ऐसे पिंड हैं जो वनस्पतियों से बने हुए हैं। ऐसे पिंड हैं जो वनस्पतियों से बने हुए हैं। ये ऐसे पिंड हैं साथियों जो वनस्पतियों और मृदा से बने हुए हैं, वनस्पतियों और मृदा से बने हुए हैं, है ना। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी मृदा वहां पर निर्मित होती है, तो ग्लीजेशन प्रोसेस होता है वहां। ग्लीजेशन प्रोसेस होता है। ग्लीजेशन प्रोसेस मृदा का वो हिस्सा, वो प्रोसेस है जिसमें वनस्पति और मृदा आदि पिंड मिलकर के एक ऐसी लेयर का निर्माण करते हैं जो लेयर जो है जिसमें परमिएबिलिटी नहीं होती, पारगम्यता नहीं होती, अपारदर्शी हो जाती है। और साथियों यहां पर जो है मिट्टी का निर्माण होगा तो ग्लीजेशन, क्योंकि वनस्पति और मृदा के जो पिंड बनते हैं उन्हीं को फुमदी कहा जाता है। तो वो चट्टान के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यहां पर हो जाता है। कौन सा होगा, केयबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा, केयबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। केयबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हो जाता है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। 12 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होंगे, गलत। 10 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है भाई, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, यह बात ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए पात्र है, यह भी गलत हो जाएगा। बी आंसर इसका क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। बी आंसर साथियों इसका क्या हो जाएगा, ठीक यहां पर हो जाता है। रेल विकास निगम लिमिटेड एक है, ठीक है, जो है रेल विकास निगम लिमिटेड जो है साथियों वो हमारा क्या होगा, नवरत्न सीपीएसई हो जाता है। नवरत्न सीपीएसई उसको हम कहेंगे, ठीक है। नवरत्न सीपीएसई उसको हम कहेंगे, जो रेल विकास निगम लिमिटेड हमारा होगा, ठीक है। अगला सवाल पूछा, निम्नलिखित में से मिलान करें। एक तरफ घास के मैदान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है। प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। पंपाज घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। वेल्ड जो है साथियों वो हमारे कहां पर होंगे, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज जो है वो कहां पर होंगे, यूरेशिया में हो जाते हैं। यानी कि अगर हम यहां पर देखें तो पहले का ए, ठीक है। बी का जो है साथियों कौन सा है, ए है, तो बी, सी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा होगा, सी आंसर इसका ठीक यहां पर हो जाता है, ठीक है। सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन की सटीक व्याख्या करता है। पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसीलिए जो है पूरी पृथ्वी पर सीजनल चेंजेस होते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। तो अपने अक्ष पर झुकाव ये सबसे मेजर पॉइंट है अगर ऋतु परिवर्तन की बात करेंगे। एक दो तीन चीजें हैं इसमें, एक तो यह है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वो एक फैक्टर होगा, और दूसरा पृथ्वी का अपना झुकाव। अगर पृथ्वी का झुकाव नहीं होता, सूर्य की परिक्रमा कर रही होती, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। बैंकों को अपने पास मौजूद नकदी और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक होता है। इस अनुपात को
संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है भाई। कैश रिजर्व रेशियो है ना, CRR, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, सांविधिक तरलता अनुपात, केंद्रीय सेंट्रल बैंक रिजर्व, CBR, या फिर जो है सांविधिक बैंक अनुपात, ठीक है। सांविधिक तरलता अनुपात इसका सही आंसर यहां पर हो जाता है। सांविधिक तरलता अनुपात जो है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में यूरिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खाद्य घटक के चयापचय से उत्पन्न होता है ना। अगर हम देखें, इन ह्यूमन यूरिया इज मेनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स। तो देखिए, जितने भी हम प्रोटीन का सेवन करते हैं उससे हमें प्रोटीन की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन, यूनिट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है साथियों, इस प्रोटीन में जो मेनली तत्व होता है वो होता है नाइट्रोजन। और आपको पता है कि जो यूरिया है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है, तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर होगा। अमीनो एसिड हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का जब भी विघटन होता है तो उससे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो उसके मुख्य अवयव होते हैं। अमीनो अम्ल इसका सही आंसर हो जाता है। प्रोटीन, अगर अमीनो अम्ल की जगह प्रोटीन होता तो वो इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है भाई। अमीनो अम्ल की जगह अगर प्रोटीन होता तो वो इसका ठीक आंसर हो जाता, ठीक है। ये साथियों SSC CGL Tier 1 2025 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट जो है ना, इसकी टेस्ट डेट 27 अप्रैल जो है साथियों वो थी, है ना, सुबह हुआ। तो यहां पर जो है ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला जो है साथियों हमारा, केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से संबंधित होगा। चालू व्यय और चालू राजस्व के बीच अंतर, भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार की उधारी में शुद्ध वृद्धि, बजटीय घाटे में आंतरिक और बाह्य उधारी में शुद्ध वृद्धि का योग, ठीक है। सी आंसर इसका क्या हो जाता है, यहां पर ठीक हो जाता है, ठीक है। सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर ठीक हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला है, लसीका मुख्य रूप से रक्त के प्लाज्मा से बनता है और कोशिकाओं को घेरता है। रक्त और लसीका के बीच मुख्य अंतर क्या है। जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें एक लसीका तंत्र पढ़ते हैं, एक हमारा प्लाज्मा वाला तंत्र पढ़ते हैं, या फिर ब्लड से संबंधित बातें होती हैं। तो लसीका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती, ये बात तो सही है भाई। लसीका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। लसीका में श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं होती, ये गलत हो गया, होती हैं। लसीका में लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं दोनों होती हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। लसीका में व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती है। ए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है, ठीक है। अगला, नमक के जलीय घोल को ब्राइन कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। नमक का जलीय घोल तो क्या हो जाएगा, तो नमक का जलीय घोल तो साथियों हमें सोडियम क्लोराइड के रूप में ही देखने के लिए मिलेगा। नमक का जलीय घोल जो है वो हमें किस रूप में देखने के लिए मिलेगा, तो वो सोडियम क्लोराइड के रूप में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है भाई। जिसको हम साधारण नमक के तौर पर भी जानते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, साधारण नमक। इसको हम क्या कह देते हैं, साधारण नमक इसको कह दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिंक को तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रक्रिया करने पर बनने वाली गैस कौन सी होगी। तो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, क्योंकि वो H2SO4 है ना, ठीक है, वो क्या है सर, वो H2SO4 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। आर्गन नहीं हो सकती, हीलियम नहीं हो सकती, नाइट्रोजन भी नहीं हो सकती, हाइड्रोजन इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, आर्गन और हीलियम को तो हटा ही दीजिए क्योंकि अक्रिय गैसें हैं एक तरीके से, है ना, तो ये तो नहीं होगा। नाइट्रोजन, क्योंकि H2SO4 है तो वहां नाइट्रोजन का कोई काम है नहीं, तो ठीक है, हाइड्रोजन इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एक वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊपर से अगर किसी वस्तु को गिराया जाए तो वो वस्तु गिर रही है। अब वो वस्तु नीचे आ रही है किसकी वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। और गुरुत्वीय त्वरण जब उस पर लग रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो एक समान त्वरित गति करती हुई नीचे आ रही है। तो इसका मतलब हुआ एक समान त्वरण से चलती है, एक समान वेग से चलती है। एक समान वेग से जब चलेगी तो त्वरण शून्य हो जाएगा, तो ये तो गलत है, ठीक है भाई। एक समान गति से एक समान यह असमान त्वरण से चलती है, नहीं, ठीक है। सही आंसर क्या होगा इसका, इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अगला है, किस प्रसिद्ध चिप निर्माता कंपनी ने हाल ही में अपना सबसे व्यापक आर्टिफिशियल मॉडल AI लॉन्च किया जिसे
EVO2 कहा जाता है। तो वो जो है एनवीडिया साथियों कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है ये, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करती है? तो ये एक अमेरिकी कंपनी हो जाएगी, ठीक है। ये अमेरिका से बिलोंग करने वाली कंपनी हो जाती है एनवीडिया, वहां से ये संबंधित होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। घोड़ों के लिए प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ जिसे अश्वशास्त्र के नाम से जाना जाता है का श्रेय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया जाता है? अश्वशास्त्र से संबंधित हैं ऋषि शालिहोत्र। ऋषि शालिहोत्र जो है साथियों वो संबंधित हो जाते हैं, ठीक है, किससे? तो वो संबंधित हो जाते हैं अश्वशास्त्र से, जो घोड़ों से संबंधित उनकी दवाइयां, क्योंकि पहले आपको पता है कि घोड़ों का प्रयोग किया जाता था राजा महाराजा, तो उनसे संबंधित जो है उनके रख रखाव के लिए, ठीक है, व्यक्तियों को अगर हम देखें तो वहां पर ऋषि शालिहोत्र हो जाएंगे। क्लियर? मध्यकालीन मथुरा और वृंदावन में अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध कवियों का समूह किस मध्यकालीन भक्ति संत के उत्तराधिकारी हुआ करते थे? कबीर, चैतन्य, गुरु नानक न हो करके ब्रज के जो है, क्योंकि मथुरा और वृंदावन दे रखा है तो ब्रज के सूरदास इसका सही आंसर हो जाता है। आसान सा सवाल था, ठीक है। सूरदास ऑफ ब्रज रीजन, ब्रज के जो सूरदास हैं उनके वो उत्तराधिकारी हो जाते हैं, ठीक है भाई। मध्यकालीन मथुरा और वृंदावन में संस्कृति का खूब विकास हुआ, खूब वहां पर संस्कृति फली फूली, तो उसी से सूरदास का संबंध होगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने कितनी राशि का एक नया प्रौद्योगिकी अंगीकरण कोष TAF लॉन्च किया है? तो इसकी कीमत जो है साथियों 1000 करोड़ है ना, 1000 करोड़ जो है साथियों इसकी कीमत रखी गई है। 1000 करोड़ जो है वो इसकी कीमत हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अगला जो है अजेय वॉरियर नामक अभ्यास भारतीय सेना और किस की सेना के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो अजेय वॉरियर होता है यूनाइटेड किंगडम के साथ में, ठीक है। किसके साथ में होगा? यूनाइटेड किंगडम के साथ में होने वाला ये युद्धाभ्यास है जिसको हम अजेय वॉरियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाता है। गुप्त युग से पहले के काल में शासक विंध्य शक्ति के साथ कौन सा राजवंश जुड़ा हुआ था? तो विंध्य शक्ति के साथ में जुड़ा हुआ राजवंश हो जाता है वाकाटक राजवंश। कौन सा होगा? वाकाटक राजवंश जो है साथियों वो विंध्य शक्ति के साथ जुड़ा हुआ वंश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन सहरावत ने अपना पदक जीतने के लिए किस कुश्ती वर्ग में प्रतिस्पर्धा हासिल की? 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल, 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल या 57 किलोग्राम ग्रीको रोमन? सही आंसर होगा 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में साथियों उन्होंने पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में उन्होंने क्या पदक जीता था, ठीक है भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जैव ईंधन का मतलब है जो सड़े गले पदार्थों से बना हुआ ईंधन है साथियों, तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसको जो कंजर्व करने के लिए वैश्विक स्तर पर हम विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अगस्त को साथियों हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है भाई। और इसमें मीथेन ये सभी गैसें जो है इनकी प्रचुरता रहती है जैव ईंधनों में, तो 10 अगस्त को इसे जो है मनाया जाता है, ठीक है। कितने देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर ली है? 100 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए, ठीक है, जो है प्रक्रिया पूरी करी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है साथियों इसका हेडक्वार्टर कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में हमें देखने के लिए मिलता है, गुरुग्राम में। हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है गुरुग्राम में, ठीक है भाई। क्लियर? अगला सवाल, 25 जून 2015 को शुरू की गई योजना में अमरुट का अर्थ क्या होगा? तो अमरुट का अर्थ जो है साथियों वो हो जाता है अटल मिशन फॉर रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये जो है साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साथियों इसका सही आंसर जो है वो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही आंसर है ना यहां पर हो जाता है बी, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगले पॉइंट पर बात करेंगे। समझिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी का नाम गलत तरीके से मिलान किया गया है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। आपको बताना है साथियों, इस सवाल का सही आंसर जो है वो क्या होगा, आपको इसका आंसर देना है। और ये इतने ही सवाल हमारे इसमें रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई थी सीजीएल के लिए, और सीजीएल के जो पेपर है बेटा मैथ्स में, उसमें जो मॉक टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ था उसका एनालिसिस मैं कराऊंगा। मैं इस मॉक टेस्ट में आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन तो दूंगा ही दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आप अपनी थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते थे, कोई यदि क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है, यदि लग सकती थी तो उसे कैसे लगा सकते थे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये टेस्ट केवल टेस्ट के एनालिसिस की तरह ना होकर आपको सिखाने वाला भी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास केवल वीडियो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, बल्कि सोचने की क्षमताओं को विकसित करने वाले माध्यम भी रहेंगे, ठीक है। आप जानते हो सीजीएल के बारे में कि सीजीएल जो पेपर होता है ना बेटा, केवल इस बात का नहीं है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, हाउ मच नॉलेज यू हैव, ठीक है, इस बात का नहीं है। वो इस बात का टेस्ट होता है कि आप उस नॉलेज का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, सही टाइम पे उसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। यदि पेपर की रिक्वायरमेंट है कि हाँ भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो डिटेल हो रहा है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उसे शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, उसके अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, लगभग आंकड़े कैसे लगाए जाते हैं, यूनिट डिजिट कैसे इंप्लीमेंट होती है, डिजिटल सम कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो ये सारे तौर तरीके, डिविजिबिलिटी रूल कब लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, ठीक है, वो सारे तौर तरीके या जहां जहां पे संभव होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको सिखाए जाए, यदि किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होंगे तो मैं करा दूंगा, यदि किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होंगे तो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस पेपर को हम केवल एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ इसमें थिंकिंग भी डेवलप करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा हम, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति से तय करता है, यदि उसने अपनी गति 37.5% कम कर दी तो वह 15 मिनट देरी से आएगा। अब इस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय बताओ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए, तो वो कह रहा अब उस व्यक्ति द्वारा तय किया गया समय बताओ। अब मतलब लास्ट वाला समय बताना है, कितना कम कर रहा है, 37.5। 37.5 मतलब 3/8, 3/8 क्यों, 8 पे 3 की कमी मतलब 8 से 5। यदि वो गति को 8 से 5 कर रहा है तो समय क्या हो जाएगा, 5 से 8। समय क्या हो जाएगा, 5 से 8, पहले 5 बाद में 8, बाद में 8 हो जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। क्या ये 8 का मल्टीपल है, नहीं। ये 8 का मल्टीपल है, नहीं। ये 8 का मल्टीपल है, नहीं। आंसर क्या बन गया बेटा, 40। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। 37.5 ये आपको बताया गया होगा क्लास में कि 37.5% होता है बेटा 3/8। कितना होता है, 3/8। जिन्हें नहीं पता वो अपॉन 100 कर लें और उसे बैलेंस कर लें, ठीक है। अब यहां पे वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, स्पीड को बारे में लिख रहे हैं आप कि स्पीड पहले 8 थी और 8 पे कितनी कम हो गई, 3, तो कितनी रह गई बेटा, 5 रह गई। 8 पे 3 कम हो गई, 5 रह गई। तो ये बताइए समय क्या हो जाएगा बेटा, 5 से 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से 8। इसके लिए पहले समय 5 था, बाद में हो गया 8। बताओ समय में कितने समय की देरी हुई, 3 की देरी हो रही है हमें लग रहा है। क्वेश्चन तो कह रहा है 15 मिनट की देरी हुई है, तो जो हमें 3 नजर आ रहा है वो वास्तव में 15 मिनट के बराबर है। 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5। और यदि वो कहता प्रारंभिक समय बताओ तो यहां गुणा करते। वो कह रहा है अब कितना समय लगेगा, अब कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। तो लास्ट वाला समय आपको बताना है, तो 8 पंजे 40। इसका मतलब लास्ट में उसे जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो समय कितना लगने लगेगा बेटा, 40 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है आपको। 3/8 यदि वो कहता है वो उसकी गति 3/8 रह जाती है, ध्यान से समझना बेटा, वो यदि आपसे ऐसे कहने लगे कि उसकी गति जो है ना 3/8 रह जाती है, इसका मतलब 3/8 रह जाती है, इसका क्या मतलब है, पहले 8 थी और बाद में 3 रह जाती है, ठीक है बेटा। ये पहले केस है। वो कहने लगे 3/8 कम हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, पहले 8 थी और उस 8 पे 3 कम हो जाती है, मतलब बाद में गति क्या रह गई, 5 रह गई। फिर तीसरा बेटा, यदि वो कहने लगे 3/8 बढ़ जाती है, इसका मतलब पहले 8 थी और फिर 8 पे 3 बढ़ जाती है, मतलब कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन तीनों चीजों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी देख लेंगे। क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड को समझें।
क्वेश्चन कह रहा है एक पिता ने अपने बेटे राम और श्याम के में कुछ धन वितरित किया। राम को प्राप्त राशि श्याम को प्राप्त राशि के 3 गुने से 56 कम है। यदि राम को प्राप्त राशि 22 रुपए है तो पिता द्वारा वितरित राशि ज्ञात करनी है। If father distributed sum of money among his sons Ram and Shyam, the amount received by Ram is 56 less than 3 times the amount received by Shyam. If the amount received by Ram is rupees 22, find the amount distributed by the father. देखो जो पिता है, पिता यानी फादर ने दो लोगों में संपत्ति को बांटा, एक है राम और एक है श्याम। मान के चलिए श्याम को मिले ए रुपए, कितने मिले बेटा? ए। तो कह रहा राम को प्राप्त राशि श्याम को प्राप्त राशि के 3 गुने से 56 कम। श्याम को ए रुपए मिले तो राम को इसके 3 गुने से 56 कम। 3 गुना 3a और 56 कम करेंगे तो -56। ठीक है, सहमत हो? राम को प्राप्त राशि 22 है बेटा। अब वो खुद कह रहा है, हमने तो स्ट्रक्चर बनाया था, राम को प्राप्त राशि कितनी है बेटा? 22 है। यदि ये 22 है तो इसे 22 के बराबर रख दिया मैंने, क्योंकि हमें तो लग रहा है राम को प्राप्त राशि 3a - 56 है, क्वेश्चन कह रहा है 22 है। तो हम 3a बराबर जब निकालेंगे बेटा, ये 56 इधर जाएगा, 5 2 7 6 2 8 78 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 26, और a की वैल्यू 26 आ गई। सो व्हाट इट मींस, शाम को कितने रुपए मिल गए? 26 रुपए मिल गए बेटा। कितने मिले? 26 मिले। और राम को पहले से ही 22 रुपए मिले। अरे 22 है ना इसके, तो यहाँ 22 है ये। तो ये बताओ फादर के पास कुल संपत्ति जो बांटी होगी वो कितनी होगी? 26 और 22। इसका मतलब कितने? 2 और 2 4, 6 और 2 8, 48। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 48। क्या हो जाएगा? 48। तो 48 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए का समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर बीसी से डी पर मिलता है। यदि ए बी 8 हो, बीसी 90 मिलीमीटर हो, तो ए बराबर AC बराबर 0.04 मीटर हो, तो BD की लंबाई बताओ। कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती इसमें। देखो आप समझो, ये क्वेश्चन आप ये समझो, ये एक हमारा ट्रायंगल है ABC। एंगल ए का समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल बाइसेक्टर को जो होता है बेटा, वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये 2 तरीके के होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, अंत समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर? AB 8 है। AB कितना बेटा? 8 है, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। BC 90 है। BC कितना है बेटा? ये 90 मिलीमीटर। 90 मिलीमीटर का मतलब जानते हो आप कि ये पूरा 90 मिलीमीटर को जब ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलो, तो 10 से भाग लगा देंगे, सेंटीमीटर हो गया। और वो कितना? 0.04 मीटर, तो 100 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। बेटा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कभी पढ़ी है आपने? मुझे उम्मीद है कि आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि यदि इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर जा रहा है तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, इन दोनों का भी वही अनुपात होगा जिससे वो आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। यदि इन दोनों का जो रेशो आपस में होगा, इन दोनों का BD का और CD का भी वही रेशो होगा। ठीक है, इससे चाहता तो मैं बहुत डिटेल में ऐसे लिख दूंगा, AB बटे में AC बराबर BD बटे में CD। बेटा मैं इसे ऐसे नहीं पढ़ा रहा होता, मैं तो बड़े सिंपल वे में ऐसा बोल रहा होता हूं कि यदि आप काटोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यदि ये आपस में 2 और 1 है तो ये और ये भी 2 और 1 होंगे। इसका मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ये बताओ, ये 2 यहां तक, ये 1 है, तो ये टोटल 3 हो गया। हमें तो लग रहा है 3 है, क्वेश्चन कह रहा है 9। जो हमें 3 लग रहा है वो वास्तव में किसके बराबर है? 9 के। 3 बराबर 9 के, तो 1 की वैल्यू 3। इसका मतलब यदि इसे पूछेगा तो ये CD की वैल्यू 3 हो गई, और इसे पूछेगा 2 की वैल्यू, तो 3 दूनी 6। बेटा ये 6 हो गई। ठीक है, खत्म। क्लियर है बेटा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दी, लेकिन वो दूसरे वे में, रटनी ना पड़े, इसीलिए बताया मैंने आपको। इन दोनों का रेशियो क्या बनना है? 2 और 1 का, तो यहां भी 2 और 1, 3, 3 बराबर 9, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6। क्या पूछ रहा है वो आपको? BD की लंबाई यानी 6 सेंटीमीटर। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। यहां पे बेटा ये मिसिंग है ग्राफ मिसिंग है, ग्राफ मिसिंग है। वैसे कह रहे सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताओ। अब बेटा ग्राफ तो मिसिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे सकता हूं। कह रहा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो जो भी आपको दे रखा हो विक्रय मूल्य, उन सभी विक्रय मूल्यों को योगफल निकाल लेंगे। उस योगफल को बेटा यहां लिख देना, और फिर अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जो भी होगा बेटा उसका योगफल हम यहां निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है?
एक बात तो क्लियर है कि देखो ना तो ये आंसर हो सकता और ना ये आंसर हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंकित मूल्य होता है वो 99.99% ज्यादा होता है किससे? एसपी से। मतलब अंकित मूल्य बड़ा होता है किससे? एसपी से। तो देखो यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य छोटा आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी अंकित मूल्य छोटा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। मेरे पास ग्राफ नहीं है तब भी मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गया। इसका मतलब ग्राफ होता तो मैं डेफिनेटली बता देता, डेफिनेटली बता देता। ये बहुत ही छोटा अंतर आ रहा है, यहाँ भी कम चांस है, हो सकता है यही आंसर हो बेटा, लेकिन कम चांस है। कम चांस क्यों है? क्योंकि यदि बहुत सारी वस्तुएं हुई तो केवल इतने का अंतर बनेगा बेटा, एक का अंतर तो एक ही वस्तु में आ जाता है, ज्यादा चांस इसी के। बट ये मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने आप यदि जो भी ग्राफ दिया हो आपके पेपर में उसमें सॉल्व करके ही करना। हो सकता है ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो। मैंने सिर्फ ये बताया कि चांस इसके ज्यादा है और पॉसिबिलिटी इसकी भी है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको बता दिया अप्रोक्सीमेशन से कि चांसेस ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्या करें? यदि आशुतोष, नीचे दिए गए पाई चार्ट किसी दिए गए महीने में 6 कर्मचारियों की मासिक आय दर्शाता है, ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे कि यदि आशुतोष की आय मोहित की आय से 1200 रुपए कम है तो रितेश की मासिक आय बताओ। रितेश देखो भैया, ये देखो ये ऑरेंज कलर में आ रहा है रितेश, ये रितेश है बेटा। रितेश की आय कितनी है? 22% है। तो जो भी आंसर आएगा रितेश के लिए वो 22 से कटेगा ही कटेगा, 22 से कटेगा। रितेश के लिए 22 से कटेगा। क्या ये 22 से कट रहा है? ना। ये 22 से कट रहा है? ना। ये 22 से कट रहा है? ना। ये कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। आंसर ये रहा। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई? तो बेटा कोई बात नहीं, मैं डिटेल बता दूंगा। भाई मुझे तो सीधे सीधे लिखा, इसने रितेश पूछा है। क्या पूछा बेटा इसने? रितेश मैंने देखा वो 22% इनकम लेके बैठा है। 1% की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 4 10 15 लाख 2 लाख कुछ भी हो, 22 की वैल्यू निकालोगे 22 से गुणा होगी। तो मैंने देखा 22 के मल्टीपल में केवल एक ही वैल्यू थी, मैंने टिक की और आगे बढ़ गया भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। डिटेल करनी होती तो कैसे? आशुतोष की आय मोहित की आय से, आशुतोष ये रहा आशुतोष, मोहित ये रहा मोहित की आय से 1200 कम है। ये बताओ आशुतोष की आय मोहित की आय से कितनी कम है? 2%। तो जो हमें 2% लग रहा है बेटा वो वास्तव में किसके बराबर है? 1200 के। 2% की वैल्यू 1200 तो 1% की वैल्यू 600 और 1% की वैल्यू 600। तो ये बताइए रितेश की इनकम कितनी थी? 22%। तो 22% का मान कितना? आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 छक्के 132 और 13,200। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है। देखो यहां याद रखना ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है। इसका मतलब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले। यहां से क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। फिर जब ये ब्रैकेट 8 आएगा तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये 8 इसमें जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे? 81 और 81 होके इस वाले स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। ये 9 इस 27 के साथ जोड़ करके क्या बनाएगा बेटा? 36 और 36 से स्क्वायर रूट में आएगा 36। जैसे ये 9 आया था, नहीं 81 आया था, तो बेटा ये 36 से क्या मिलेगा मुझे? 6 मिलेगा। और ये 6 इस वाले 3 के साथ जोड़ के क्या बनाएगा बेटा? 9 बनाएगा। और ये स्क्वायर रूट में आएगा क्योंकि ये वाला स्क्वायर रूट है। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। कितना इजी है? 64 8 8 81 9 9 27 9 36 36 6 6 और 3 9 9 का मतलब 3। खत्म। एबीसी एक साथ समान बिंदुओं से दौड़ शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक के क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, सी अन्य दो की विपरीत दिशा में दौड़ता है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप क्या लगाओ, कह रहा है वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, समय पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले समय बराबर क्या होती है बेटा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। और यहाँ पे दो केस बन रहे हैं दूरी बटे चाल के। कैसे? देखो ए और बी एक ही दिशा में है तो सी इनसे बार बार मिलेगा, विपरीत दिशा से आता रहेगा भाई, ऐसा ये गोला है। अब ए और बी इधर दौड़ रहे हैं, सी इधर आता है, तो इसका मतलब ये यहां से जाएंगे, फिर यहां मिलेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर उससे मिलेगा। तो इस तरीके से वो अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ए और सी के लिए जब आप समय निकालोगे मिलने का, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1200 और दोनों विपरीत दिशा में तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। ए की चाल 2 है, सी की चाल कितनी है बेटा? 6 है। 6 और 2 8, 8 से काटोगे 150, 1500 सेकेंड। ठीक है, फिर आप बी और सी, क्योंकि बी और सी भी अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप बी और सी के लिए निकालोगे बेटा, तो बी और सी के लिए किस तरीके से सॉल्व करोगे बताओ? बी और सी का समय जब निकालोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में 4 और 6 10, तो 1200 बटे में 10, 120 सेकेंड। और आपको पता है कि इन दोनों का क्या निकालेंगे उस केस में? एलसीएम निकालते हैं, ये आपने पढ़ा होगा
मुझे उम्मीद है। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा इसका 600। सीधे सीधे दिख रहा है यार, सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि 15 और 12, 15 और 12 और ये 150, ये 120 है। दोनों में क्या कॉमन है? 30, 30 दूनी 60 दूनी 120 और 30 पंजे 150, तो यही तो होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा 3 भागों में टूट गया, 3 भागों के वजन का अनुपात 2:3:6। हीरे की कीमत उसके वजन के भार के सीधे अनुपातिक होती है। अगर हीरा तोड़ने पर 93,600 रुपए का नुकसान होता है तो बताओ हीरे की शुरुआती कीमत क्या थी? बेटा हीरे की शुरुआती कीमत यदि आपको देखनी है तो ऐसे देखो ना कि पहले वाले टुकड़े का वजन 2 है, दूसरे वाले का 3 है, तीसरे वाले का 6 है, तो टोटल वजन जब वो बिना टूटे रहा होगा तो कितना रहा होगा? 6 और 3 9 और 2 11, और 11 रहा होगा तो उसका जो रुपए बनेंगे वो वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के। तो कितना होगा? 121। जो भी आंसर होगा 121 से कटेगा, मतलब 11 से कटेगा। क्या ये 11 से कट रहा है? 6 और 1 7, 7 और 1 8, 5 3 8, ये कट रहा है। ये कट रहा है 5 2 7, नहीं कट रहा। ये कट रहा है 4 और 1 5, 5 और 2 7, नहीं कट रहा। ये कट रहा है 6 और 1 7, 7 4 11, नहीं कट रहा। आंसर यही बनेगा, यही आंसर बनेगा। फिर भी आप कहते हो सर नहीं हमें तो डिटेल बताओ। बेटा मैंने तो केवल इतना देख लिया, पूरा हीरा कितने किलोग्राम का रहा होगा? 6 3 9 और 2 11, और उसका जो कीमत होगी वो इसके वर्ग में, तो 11 का वर्ग 121, यानी 121 से कटेगा तो 11 से भी कटेगा आंसर। 11 से मैंने डिविजिबिलिटी रूल लगाया, एक ही ऑप्शन कट रहा था, हो गया काम खत्म। फिर भी यदि किसी को समझना अलग से तो ऐसे समझ ले, दो जिस टुकड़े का वजन 2 है उसकी कीमत 4 आएगी, वजन वर्ग में है ना उसकी कीमत, तो 3 का वर्ग 9, इसकी कीमत 9 बनेगी। 6 का वर्ग 36, इसकी कीमत 36 बनेगी। तीनों की कीमत मिला करके 36 9 45 4 49 बन गई। जब वो हीरा बिल्कुल सही अवस्था में था तो उसका वजन 11 था, तो उसकी कीमत कितनी थी? 121। पहले कीमत 121 थी बेटा, पहले कीमत जो थी वो 121 थी, और अब टूटने के बाद 49 रह गई, तो उसे कितने का नुकसान हो गया आप बताइए। यहाँ से तो कितने का हो गया होगा बेटा? यहाँ से 5 2 7 71 72, यानी 72 का नुकसान हो गया उसे। कितने का? 72 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 93600। 12 से काटो, 12 से कटेगा, 12 से काटो या फिर 8 से काट लो, 9 से काट लो, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 चौक 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 चौक 36 0 0। 8 से काटो, 8 एकम 8, 2 आएगा, 8 3 24, 1300। एक की वैल्यू 1300, तो पहले हीरे की कीमत कितनी थी? 121, इसमें 1300 से गुणा कर दो, 2 0 तो आएंगी। 13 एकम 13 का 3, एक कैरी करेंगे, 12 गुणा 13 156, 156 और 1 157, 157300। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री का, इस जीवा की लंबाई क्या होगी? बेटा इजी क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग तो इजी है भाई, बाकी आपको पता होगा। देखो जैसे ये एक है, कह रहा है इसके केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण, तो ये एक कोई हमने जीवा मान ली ए बी। जीवा मतलब कॉर्ड, जो वृत्त के 2 पॉइंटों को टच करती है उसी को जीवा कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनना है वो 60 डिग्री का बनना है। ये 60 डिग्री का है, कितने का? 60 का। बेटा आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो यहां केंद्र से यहां तक जो आ रही है ये त्रिज्या है, और ये भी क्या बेटा? त्रिज्या यानी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और रेडियस जो होती है बेटा, ये दोनों रेडियस हैं, तो दोनों भुजाएं क्या होंगी इस त्रिभुज की? समान। और समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। एक कोण 60 का है, तो 180 में से एक कोण 60 का है, तो कितने डिग्री के कोण बच गए? 120। और वो दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, तो 120 से 60 और यहाँ भी 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो सॉल्व हो गया। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 12, तो ये भी क्या है? 12, और ये भी क्या है? 12 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज बन गया। आंसर क्या बनेगा बेटा? 12। समाप्त। त्रिभुज एबीसी में ए बी 12 है, एसी 10 है, बी ए सी 60 डिग्री है। त्रिभुज बीसी की लंबाई बताओ। वैसे तो ये यार ये दिखने में मेरे को वैसे ही माइंड में तो हो पा रहा है, बाकी देखते हैं इसे यहाँ पर देख के कि वो कह रहा है ए बी सी, ए बी सी कह रहा है बी ए सी 60 डिग्री है। कितने डिग्री का बेटा? ये 60 डिग्री का है, ठीक है। ए बी कितना है? 12 है। ए सी कितना है? 10। और आपको बीसी की लंबाई बतानी है। कोसाइन रूल लगा दे। कोसाइन रूल क्या कहता है कि जिस डिग्री को आप निकालते हो, जैसे मैं cos 60 का मान निकाल रहा हूं, तो cos 60 बराबर कितना होता है? वैसे बेटा 1/2 होता है, वो बाद में रखेंगे हम। cos 60 जिससे चलते हैं उसके साइड वाली जो उसके बराबर वाली साइड्स होती हैं एडजेसेंट, उनका स्क्वायर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर। अपोजिट वाली साइड को मैंने ए मान लिया, तो ए का स्क्वायर।
अपॉन में 2 इंटू दोनों एडजेसेंट साइड 12 गुणा 10। ये बेटा ये बताओ cos 60 क्या होता है वास्तव में? cos 60 1/2 होता है बेटा, तो मैं इसको यहां पर रखूंगा 1/2, इसको 1/2 के बराबर रखूंगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 244 माइनस ए स्क्वायर बराबर 120। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, जब इसे इधर ले जाके इसे इधर लाऊंगा तो 124। तो ए बराबर अंडर रूट 124 यानी कि 11 दशमलव समथिंग आएगा, क्योंकि अंडर रूट 121 का मान 11 होता है। तो 11 दशमलव समथिंग एक ही ऑप्शन है, सीधे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बेटा इसमें तो आपको डाउट नहीं है, ये कोसाइन रूल होता है। कोसाइन रूल क्या कहता है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं लिखूंगा cos a बराबर, तो cos a निकाल रहा हूं मैं, तो ये दोनों साइडों का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी इंटू ए सी। ठीक है बेटा, चलो ये आपको टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी गई कि भाई कब टेस्ट हुआ ये वाला आपका, ठीक है, शेड्यूल टेस्ट है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यदि 3 अंडर रूट 3 एक्स क्यूब प्लस 5 अंडर रूट 5 वाई क्यूब बराबर ये दे रखा है आपको, तो आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू का मान निकालना है। एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसकी आपको वैल्यू बतानी है कि क्या रहेगी। तो बेटा इस केस में क्या करें, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसे देखोगे तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है, मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, अंडर रूट 3 एक्स प्लस अंडर रूट 5 वाई, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख देता हूं अंडर रूट 3 एक्स का क्यूब प्लस अंडर रूट 5 वाई का क्यूब। तो बेटा ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ये होता है बेटा ए प्लस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 15 एक्स, ठीक है। अब हम ये चीज देख रहे हैं बेटा कि हमें ए इससे तुलना करनी है, इससे कंपैरिजन करना है, जो हमने अभी एक्सप्रेशन निकाला है इसका, ठीक है। तो देखो हम एक चीज तो देख पा रहे हैं कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, तो जब आप यहाँ देखोगे यहाँ 3x स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ से क्या बन गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, तो मैंने यहाँ 3 देख लिया, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ b इंटू वाई है, बी वाई, तो यहाँ क्या है अंडर रूट 5 वाई है बेटा, तो अंडर रूट 5 वाई है, यहाँ बी वाई है, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई बेटा अंडर रूट 5 आ गई, ठीक है। c पे आ जाते हैं, c कहाँ पे, माइनस में सी एक्स वाई, माइनस में अंडर रूट 15xy, तो यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सी की वैल्यू अंडर रूट 15 आ गई, तो सी बराबर अंडर रूट 15 आ गई। इसने पूछा क्या है हमसे, ये मान पूछा है, ए बी सी के मान को यहाँ 3 रखो, माइनस में अंडर रूट 5 और बी की वैल्यू भी अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 5 बन गया, प्लस अंडर रूट 15 गुणा अंडर रूट 15, सी की वैल्यू अंडर रूट 15 तो 15 बन गया, 15 में से 5 गए 10, 10 और 3 13, आंसर क्या आ गया बेटा 13, 13 विल बी योर फाइनल आंसर। 13 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 13 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा ए बी सी अपनी आय का क्रम से 70%, 95%, 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 9:1:5 है, तो ए बी सी की आय के बीच का अंतर ₹9261 है, तो सी की आय बताओ। बेटा देखो इसके लिए क्या करना है हमें, ए बी सी इनकी जो बचत है उसका अनुपात कितना है, 9:1:5। अब मुझे यहां से इनकम निकालनी है, ये बताओ कोई अपनी आय का ये खर्च कर रहे हैं, ए अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा 30%। अरे ए अपनी आय का 70% खर्च कर रहा है, कितना बचाएगा 30%, लेकिन यहाँ कितना बचा रहा है 9, तो 30% की वैल्यू 9 है, तो एक की वैल्यू 9/30 और इनकम क्या होती है 100, 100 का मान कितना, मैं इनकम निकाल रहा हूं बेटा। अब ऐसी बी 95% खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा 5%, यहाँ कितना बचा रहा है 1, तो 5% की वैल्यू 1 है, तो 1% की वैल्यू 1/5, 100 का मान कितना, 75% खर्च कर रहा है, 25% बचाएगा, यहाँ कितना बचा रहा है 5, 25% की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5/25, 100 का मान। अब बेटा देखो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 3 से काटो 3 बार, यानी 3 × 10 30 आ गए,
5 से काटेंगे 20 बार, ये 20 आ गया बेटा। 25 से काटेंगे 5 बार, सॉरी 4 बार, और 5 चौक 20। ये ए की सैलरी हो गई, बी की सैलरी हो गई, ये सी की सैलरी हो गई। 30 20 50 20 70। अब ये कह रहा है ए और बी की आय के बीच का अंतर 9261 है। ए और बी की आय के बीच का अंतर कितना, 10, तो हमें तो 10 लग रहा है। इसकी वैल्यू 9261 है। सी की आय बताओ, सी की आय कितनी है, 20, यानी कि यहां 2 से गुणा कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, तो यहां भी 2 से गुणा कर दो, सी की सैलरी आ जाएगी। तो 20 बराबर 2 एकम 2, 6 दूनी 12 का 2, 1 कैरी करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18, 18,522, 18,522, 18,522 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए 220 लीटर क्षमता की एक टंकी को 3 से 2/3 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 320 लीटर क्षमता की टैंक को 3 से 1/5 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1440 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये बताओ, ए भरता है 220 लीटर क्षमता के टैंक को कितने समय में, 3 से 2/3, तो 3 3 और 2 11, 11/3 मिनट में। 1 मिनट का काम निकालो, तो 220 बटे में 11/3 मिनट, तो बटे 3 करोगे 3 ऊपर जाएगा, 11 दूनी 22। इसका मतलब ए भरता है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से। अब बी के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। बी भरता है 320 लीटर को कितने में, 3 से 1/5, 5 दिया 15 और 1 16/5, 16/5 का मतलब 16 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चले जाएगा, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 20 पंजे 100। इसका मतलब ये पानी पहुंचाता है 100 लीटर प्रति मिनट की दर से। यदि दोनों काम करेंगे तो हर मिनट कितना पानी पहुंचाएंगे, 160 लीटर प्रति मिनट की दर से। हाँ बात तो सही है। कितना काम करना है, 1440, तो 1440 लीटर के टैंक को हर मिनट 160 के हिसाब से भरेंगे तो कितने मिनट में भर देंगे, 9 मिनट। समाप्त। आंसर क्या आ जाएगा, 9 मिनट। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राधा को एक काम करने में राधा और मोहन द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक समय लगता है, जबकि मोहन को समान कार्य करने में राधा और मोहन द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लगता है। तो राधा कितने समय में काम को पूरा करेगी। बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी दोनों का समय है, राधा और मोहन का जो भी समय है, उस समय से अकेले राधा को कितना समय ज्यादा लग रहा है बेटा, 16 दिन अधिक समय लग रहा है। और इस समय से मोहन को कितने दिन अधिक लग रहे हैं, 9 दिन अधिक समय लग रहा है। जब भी दोनों के समय से अकेले अकेले में अधिक वाले समय दे रखे हों तो दोनों के गुणनफल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो 16 से क्या आएगा बेटा, 4 आ जाएगा, 9 से क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और 4 तिया 12। यदि कहता वो कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे, आंसर कितना होता बेटा, 12 होता। लेकिन वो कह रहा राधा कितने समय में काम पूरा करेगी। तो राधा, अब देखो दोनों मिलकर 12 में, राधा का समय दोनों वाले समय से 16 ज्यादा है, तो राधा का समय बेटा कितना होगा, 12 से 16 ज्यादा, यानी 12 और 16 कितना हो जाएगा बेटा, 28 दिन हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, 28 डेज। 28 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राम 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 8 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो देखो इक्वल दूरी रहती है तो एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, 9 12 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे। इनके एलसीएम ले लो बेटा 36, तो इसका मतलब जो हर इक्वल स्लॉट आएगा दूरी का वो 36 36 आएगा। 9 की चाल से 4 घंटे लगेंगे, 12 की चाल से इसमें कितने घंटे लगेंगे बेटा, 3 घंटे लगेंगे, और 36 की चाल से 1 लगेंगे। अब हमें लग रहा है यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, तो कुल मिलाकर के कितना समय लग रहा है, 8। हमें लग रहा है 8 घंटे लग रहे हैं, क्वेश्चन में भी 8 ही लग रहा है। 8 बराबर 8 के, तो 1 की वैल्यू 1। अब 1 की वैल्यू 1 है तो कह रहा है दूरी बताओ। बेटा ये बताओ 9 की चाल से कितना गया, वो 36, फिर 12 की चाल से कितना गया, 36, फिर 36 की चाल से कितना गया, 36, यानी 36 प्लस 36 प्लस 36, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 या 36 गुणा 3 कह लो, यानी 108 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हम करने के लिए ऐसे भी कर सकते थे, 9 12 और 36 का एलसीएम ले लेते। 36, तो जो भी आंसर आएगा दूरी का वो 36 के मल्टीपल में ही रहेगा। भाई हमने एलसीएम लिया तो जो भी आंसर आएगा 36 का मल्टीपल रहेगा। क्या ये 36 का मल्टीपल है, नहीं, ये है, ये नहीं, ये नहीं। समाप्त। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन इजी है। 1 मिनट का पॉज ले लेते हैं, लगातार पढ़ाते पढ़ाते।
एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की कमी। माना कि संख्या 100% है अपने आप में, 25% की यदि वृद्धि करोगे बेटा इसमें तो कितनी हो गई वो 125। फिर 50% की कमी कर रहे हो आप, 50% क्या होता है बेटा, आधा होता है, तो इसको आधा कर दो। ये बताइए 100 थी और 62.5 रह गई, तो कितने की कमी हो गई, 37.5%। ठीक है, आप यहां से तो जा ही सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। याद रखना है यदि कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो वैल्यू प्लस में होती है, यदि कोई वैल्यू घटती है तो वो वैल्यू माइनस में होती है, और इसको लगा के भी आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 37.5 दो दे रखे हैं, एक इंक्रीज एक डिक्रीज, तो ये बताओ 100 थी और 62.5 रहेगी तो घट गई, तो मतलब ऑप्शन डी आपका फाइनल आंसर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में एक निश्चित राशि 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी, 81 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है इफ इज सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट देन इन हाउ मेनी years इट विल बिकम 81 टाइम्स। सीआई का क्वेश्चन है, इजी टू डू क्वेश्चन है बेटा। आपको ये पता होना चाहिए कि सीआई में कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो समय होता है वो घातों के रूप में आता है। यदि आप उसका नॉर्मल वाला फॉर्मूला देखो ना जो 7th 8th में पढ़ते हैं, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t, 100 की पावर t। सो व्हाट इट मींस कि जो घातें वो समय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, वो समय के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये बताइए पहली बार में कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में निश्चित राशि 3 गुना होगी, पहली बार में राशि कितने गुना होगी बेटा, 3 गुना। बाद में वो राशि कितने गुना हो रही है बेटा, 81 गुना। जब वो 3 गुना हो रही है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1 लिख सकते हैं। जब वो 81 गुना होगी तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अब हम यहां पर इसे सॉल्व करते हैं कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में, कितने में, 4 में, तो यहां बेटा जो 3 गुना होने में जो समय लग रहा है वो कितना है, 4। तो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 वर्ष। कितनी है, 4। यदि 1 की वैल्यू 4 है, यहां पर 1 की वैल्यू क्या है, 4, तो ये बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 16। तो आपका जो आंसर है बेटा 16 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स। ठीक है, क्यों हो जाएगा मैंने बता दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में जो घातें होती हैं वो समय की जानकारी उपलब्ध कराती है। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में 110 रुपए की कमी की जाती है तो 12% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना इजी टू डू क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को देखो, ए ट्रेडर सोल्ड एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹110, देयर विल बी अ लॉस ऑफ 12%। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम। आपको उसका परचेज प्राइस यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है वो बताना है। आपको क्या बताना है बेटा, क्रय मूल्य बताना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम सीपी जो लेते हैं अपने आप में 100% लेते हैं बेटा, सीपी 100। यदि इसमें लाभ होगा तो 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती है 100 में से घटा देते हैं। लाभ है 10 का 110, यदि हानि है 12 की 88। ठीक है, ये बताओ कि ये हानि कब हुई, कि पहले तो बेच रहा था 110 में, बाद में वो बेचने लगा कितने में, 88 में। तो ये हानि कब हुई, जब उसने कीमत घटा दी। कितनी घटा दी बेटा, यहां से 22। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 22 नहीं घटाई, बल्कि उसने कितनी कीमत घटाई है बेटा, 110 घटाई है। कितनी घटा दी है, 110। कितनी, 110। तो बेटा ये जो हमें यहाँ 22 लग रहा है वास्तव में वो 110 के बराबर है। 22 की वैल्यू 110, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5 होगी, और 1 की वैल्यू 5 है। तो क्रय मूल्य बताना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यार, ओरली कर लोगे यार, चाहोगे ना ओरली। ठीक है, वो ओरली हो भी जाएगा, वो तो आपको वीडियो सॉल्यूशन देने की बात है, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं थी। ये बताओ 10 का लाभ है 12 की हानि, 10 का लाभ 12 की हानि, 100 से पीछे 100 से आगे 22 हो गया, और 22 का मतलब 110, 1 की वैल्यू 5, 100 का मान 500, खत्म हो गया क्वेश्चन तो बेटा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ओरली भी किया करो, सो दैट आपके माइंड की एक्सरसाइज होने लगती है इससे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और फिर आंसर दें। मतलब यदि आपसे आता है अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तो करा ही दूंगा बेटा, ऐसे परेशान ना हो इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 45 सेंटीमीटर है, विपरीत शीर्षों से लंब की लंबाई का योग
24 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। क्या बताना है बेटा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है। The diagonal of a quadrilateral is 45 centimeter. The sum of the lengths of the perpendiculars from the opposite vertex is 24 centimeter. The area of the quadrilateral is देखो बेटा, इसे यदि आप समझना चाहते हो तो इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, आप कोई सा चतुर्भुज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी ले लो, समझना है ना बस। ये डायगोनल है। अब बेटा क्या होगा कि इसके डायगोनल से आप समझना, इधर परपेंडिकुलर गिराया, ऐसे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। बेटा आप समझना, इसका नाम रख लेते हैं हम ABCD। यदि आप देखोगे इसकी हाइट ले लेते H1, इसकी हाइट ले लेते H2। ठीक है बेटा, ये बताओ ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है। और ट्रायंगल है, यदि ये एक ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि बेस में BD मान लूं तो 1/2 BD इंटू हाइट H1। यदि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये भी तो एक ट्रायंगल ही है बेटा, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BD और हाइट ये रही BD इंटू H2। और जब मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूंगा पूरा चतुर्भुज, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज बन जाएगा बेटा। तो चतुर्भुज बनाने के लिए जोड़ दिया मैंने। ये बताओ मैं 1/2 BD दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? H1 प्लस H2। तो व्हाट इट मीन्स, यदि मुझे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि एक विकर्ण और उस पर डाले गए अवलंबों की लंबाई दे रखी होगी, तो मैं सीधे इस वाले रिजल्ट से आंसर ला सकता हूँ। सीधे इस वाले रिजल्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था, तो हमें क्या दे रखा है? 1/2 इंटू डायगोनल। तो विकर्ण कितना है बेटा? 45। तो यहां मैंने 45 लिख दिया, गुणा H1 प्लस H2। H1 प्लस H2, तो H1 प्लस H2 करूंगा तो दोनों की लंबाई का योग अपने आप ही उसने दे रखा है, योगफल 24। तो मैं 24 ले 2 से काटूंगा 12 बार, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 540। 540 आपका आंसर, 540 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी और समझ में आनी भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा अमन 100 रुपए प्रति घंटा कमाता है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। निभा 120 रुपए प्रति घंटा कमाती है और प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है। तो निभा और अमन की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताओ। निभा की मजदूरी और अमन की मजदूरी का अनुपात बताना है। तो निभा, पहले निभा नाम लिया ना, तो निभा की मजदूरी और अमन की मजदूरी का अनुपात बताना है। तो ये बताइए, निभा 120 रुपए कमाती है 1 घंटे में। 120 रुपए कमाती है बेटा वो 1 घंटे में। यदि 1 घंटे में 120 कमा रही है और कितने घंटे काम कर रही है वो? 6 घंटे। तो 120 गुणा 8, यही तो कमाएगी बेटा वो। हाँ जी, बात तो सही है। यदि हम अमन की बात करें तो अमन 100 रुपए कमाता है और प्रति घंटे कितना काम करता है? ये निभा ने 6 घंटे काम किया बेटा, 6 घंटे ना। अमन जो है 100 रुपए कमाता है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 तिया 9 और 10 से कम 10, 9:10। तो 9 और 10 कहाँ पे बनना है बेटा? ऑप्शन सी में बनना है। 9:10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों 9:10 है बेटा? क्लियर कट दिख रहा है। तो याद, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या याद रखना है कि यहाँ नाम किसका ले रहा है? पहले अमन का, अमन का। तो बच्चा जल्दीबाजी में से उल्टा कर देता है 10 और 9। तो 10 और 9 देखो ये टिक हो जाएगा, जो गलत है। याद रखना कि उसने क्या पूछा? निभा और अमन की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात। तो तुरंत लिख लो बिना देरी के, निभा और अमन। बेटा तभी सही आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आपको मैं बता दूं,
स्टार्टिंग में जब मैंने मॉक लगाने शुरू किए थे अपने सीजीएल के टाइम पे, तो मेरे भी क्वेश्चंस कई सारे ऐसे होते थे जो गलत हो जाते थे। तो उस स्थिति में मैंने क्या किया, अपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए और मैं हमेशा लिख लेता था कि उसने क्या पूछा है। निभा, जैसे A/B पूछा है। आपने देखा होगा मेरी मैथ्स वाली जो स्ट्रेटेजी की वीडियो पड़ी हुई है KGS UP एग्जाम चैनल पर, उसमें भी मैंने यही बताया है कि A/B पूछा गया है या B/A पूछा गया है। जो भी पूछा गया है आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिन पर हमें काम करना होता है। अदरवाइज क्या होगा ना, आप आते हुए क्वेश्चन को गलत कराओगे और आप आके घर आके बहुत परेशान हो जाओगे। तो बेटा याद रखना है, बहुत सावधानी के साथ क्वेश्चन किए जाते हैं। जब पहली बार हमने सीजीएल दिया, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, सीजीएल देने से पहले मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो मेरे पे मैथ्स तो शुरू से अच्छा था, 10, 12 बीटेक सब में अच्छा ही रहा मैथ्स। तो जब मैंने पहली बार पेपर दिया, मेरे से पेपर पूरा नहीं बन पाया। पेपर नहीं दिया मतलब मॉक टेस्ट दिया। जब मेरे से पेपर नहीं हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करते करते बेटा सेम ही मैं ही था वो कैंडिडेट जो बहुत कम से कम पेपर समाप्ति से 15-20 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बैठ जाता था। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं 2017 का तो पेपर एक्सेप्शनल था, अदरवाइज मेरा समय हमेशा पहले ही सॉल्व कर लेता था मैं उसे। और यही वजह थी जिसकी वजह से इजीली सारे एग्जाम निकाले। सीजीएल 2015, 16, 17 में दिया, तीनों में प्री में 50, मेंस में 192.5, 195 आई, और इसी वजह से 2015 में एक्साइज में सेलेक्ट भी हुए, ठीक है। 16 में भी हुए सीएसएस में, 17 में फिर से हुए। तो बेटा डिपेंड, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम किया जाता है, आपको किस तरीके से प्रोसेस को लेके चलना है। यदि आप उसे उस तरीके से लेके चलोगे डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाओगे। और यदि आप काम ही नहीं कर रहे, मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया और मॉक टेस्ट में किसी क्वेश्चन पे आप रुक गए, अलग अटक गए, बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है। वो सोचता है कि मैंने पेपर तो लगा ही लिया। अरे बेटा आपने पेपर लगाया इसलिए था कि जो नहीं आता उसे सीख जाए। उल्टा बच्चा क्या करता है, जो आता आता है, जो नहीं आता नहीं आता। ये तो गलत हो गया ना। यदि आपने 25 क्वेश्चन लगाए, उन 25 में से आपसे 4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो वो 4 ही क्वेश्चन तो सिखाने वाले हैं। उन 4 क्वेश्चनों पे तो आपको काम करना है, उन 4 क्वेश्चनों से तो आपको पूरा एनालिसिस सॉल्व करना है, पूरा बनाना है पूरी रूपरेखा कि भाई मैं इन क्वेश्चन पे अटकता हूं, इसका मतलब मुझे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत है। तो बेटा इट इज अप टू यू कि हाउ यू मेक योर स्ट्रेटेजी टू क्रैक द एग्जाम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए कभी और वार्तालाप होगा तो और डिटेल में बताऊंगा आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन अब आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, यहां पर यदि आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है k प्लस एल प्लस एम बराबर 0। तो k स्क्वायर अपॉन एल एम प्लस एल स्क्वायर अपॉन के एम प्लस एम स्क्वायर अपॉन के एल, इसका मान बताओ। बेटा देयर आर 2 वेज। फर्स्ट वन इज कि आप यहां k, l और m के ऐसे मान रखें जिससे कि इनका योगफल 0 बन जाए। जैसे यहाँ 1, 1 माइनस 2 रख दो, ये 1 रखोगे, इसे 2 रखोगे तो इसे -3 रख दो, इसे 10 रखोगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, इसे तो 3 रखोगे, इसे 2 रखोगे तो इसे -5 रख दो। आप कुछ भी रखो जो इससे सेटिस्फाई करता हो इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो एक तो उसे रखने के बाद में के एल एम के मान अपनी तरफ से छांट लो, कोई से भी ले लो, कोई सा पेयर उठा लो, तो उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अपना आप आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये पूरा हमारा एक रिजल्ट है, तो ऊपर नीचे k से गुणा करो, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, k क्यूब अपॉन के एल एम। फिर ऊपर एल किससे गुणा करो, एल से, एल क्यूब अपॉन के एल एम। फिर यहां किससे गुणा करो बेटा, एम से, एम क्यूब अपॉन के एल एम। तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, के क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस एम क्यूब अपॉन के एल एम। और बेटा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc होता है। इसका मतलब इसको हटा करके हम 3klm लिख सकते हैं, 3klm अपॉन klm। klm से klm कट गया, आंसर क्या आ गया बेटा 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ भाई, इसे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें, सोचें, समझें और फिर सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये स्क्वायर रूट यानी 6 रूट ऑफ 4, इसका वास्तव में मतलब क्या होता है बेटा, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को बहुत आराम से हो जाएगा।
फिर क्यूब रूट ऑफ 6, इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3। फिर फोर्थ रूट ऑफ 8 1/4। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3। याद रखना यदि घातों को समान रूप से बढ़ाया जाता है घटाया जाता है तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द पावर विद द सेम नंबर देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन इट्स वैल्यू, मतलब कि इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर देम, यदि आप उन्हें कंपेयर कर रहे हो तो उस रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं 2 और 3 के बीच में कौन बड़ा है तो आप कहेंगे 3। मैं कहूंगा इसकी घात 2 हो जाए, इसकी घात 2, आप कौन बड़ा है तो भी 3 वाली वैल्यू। दोनों को 21 बढ़ा दें तो भी ये वाली वैल्यू। दोनों को 213 तो भी ये वैल्यू। 2131 तो भी, मतलब और घटा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 3 में कौन बड़ा है 3 बड़ा है। इसकी घात 1/4 कर दो, इसकी भी 1/4 तो भी यही बड़ा है। 1/41 तो भी ये बड़ा है। 1/414 1/414 तो भी यही बड़ा है। इसका मतलब यदि घातों को समान रूप से बढ़ाया घटाया जाता है तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बेटा मैं एक काम करता हूं ना, 6 3 4 और 2, इनकी वजह से मुझे इनकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो मैं सबको एलसीएम ले लूं। एलसीएम क्या 12, तो सबको 12 बढ़ा दूं, 12 की पावर 12 कर दूं मैं इनकी। समान रूप से बढ़ाऊंगा तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। रिजल्ट मतलब जो बढ़ा है बढ़ा ही रहेगा, छोटा है छोटा। 2 बार कटेगा, 4 की घात 2 मतलब 16। 4 बार कटेगा, 3 चौक 4 यानी 6 की घात 4, 36 का स्क्वायर 1296। 3 बार कटेगा, 8 की घात 3 512। 6 बार कटेगा, 3 की घात 6 729। ये आ गया बेटा। अब क्या कह रहा है, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो ये बता दो आप, इनमें सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी नजर आ रही है। बेटा मुझे तो यही नजर आ रही है 16। ये किससे आई थी 4 की घात 1/6 से, तो ये आंसर ऑप्शन है। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इजी टू डू है, आप देख सकते हैं जल्दी से। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें जरूर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत है। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यहां पे क्या कह रहा है, जमीन पर एक बिंदु ए से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो बना देते हैं भाई एक, ये रहा उन्नयन कोण कोसेक थीटा 29/21 है, जो होता क्या है कि कर्ण बटे लंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो व्हाट इट मींस, ये 29 रहेगा बेटा, ये 21 रहेगा। ट्रिपलेट क्या कहता है 20 21 29, तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब ये कह रहा है कि यदि यहां ए पॉइंट से ये उन्नयन कोण बना था, ए से यहां से निकाला था हमने, ठीक है। यदि ए पॉइंट टावर के आधार से बिंदु ए की दूरी 80 है, बेटा ये जो दूरी है टावर का आधार ये हो गया बेस, इससे दूरी 80 है। बेटा हमें तो 20 लग रही है, जो हमें 20 लग रही है वो क्वेश्चन में 80 के बराबर है। 20 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। अब कह रहा टावर की ऊंचाई बताओ, तो टावर कितने का हो गया बेटा 21 का हो गया। 1 की वैल्यू 4 है, तो 21 का मान कितना, 21 चौक कितना हो जाएगा बेटा 84, और ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, ए और सी का औसत वजन 20 किलोग्राम है। ए बी और सी का एक साथ औसत वजन आपको बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। तो इसे बेटा दो तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। इसको मुझे जो लगता है इसके दो तरीके हैं इसे करने के। पहला तरीका तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि ए और बी का औसत कितना है 30, बी और सी का 40, ए और सी का 20। इसका मतलब ये सोचो तीनों के बारे में बात करोगे तो आंसर जो भी होगा बेटा, जो भी जाएगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बीच में, यानी 40 और 20 के बीच में जाएगा। तो क्या ये जा रहा है ना, ये ना, ये ना, और ये हाँ। अब इसे डिटेल में कर लेते हैं। ये बताइए ए और बी का औसत वजन 30 है। औसत मतलब प्रत्येक का हिस्सा। ए और बी का यदि हम एक साथ माने तो दोनों के हिस्से में 30-30 आएगा, यानी कि दोनों का वजन मिलाकर कितना हो गया 60। बी और सी का औसत वजन 40 है, तो दोनों का 40-40 मतलब 80 हो गया।
सी और ए का औसत मतलब प्रत्येक हिस्सा होता है ना प्रत्येक का, सी और ए का बेटा 20 है तो 20 और 20 40। इन सबको जोड़ूंगा तो ए कितनी बार आ जाएगा बेटा 2 बार, बी कितनी बार 2 बार, सी कितनी बार 2 बार। इसका मतलब 2 बार ए आएगा प्लस 2 बार बी आएगा प्लस 2 बार सी आएगा। 40 और 60 100 180, 2 से काट दूंगा बेटा मैं इसे 90 बार। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों के वजन का योगफल कितना है बेटा 90। 90 इनके वजन का योगफल है बेटा, 90 इनके वजन का योगफल है, 90 इनका वजन नहीं है, मतलब योगफल है वो, औसत नहीं है। तो अब मुझे औसत निकालना है। एवरेज क्या होता है बेटा, एवरेज, एवरेज मतलब औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या यानी सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर कितना बेटा 90, टोटल नंबर कितने बेटा ये ए बी सी 3 लोग हैं, तो 3 से काटेंगे तो बेटा क्या आंसर आएगा 30। 30 केजी आपका क्या हो गया बेटा फाइनल आंसर हो गया। 30 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, 30 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट आपका क्या हो जाता है बेटा समाप्त हो जाता है। ये मॉक टेस्ट आपका एंड टू एंड क्लोज हो गया, इसका प्रॉपर एनालिसिस करा दिया गया आपको। मैंने आपको इसमें डिटेल कराने के साथ साथ थोड़ी सी क्रिएटिविटी रखी है, हालांकि समय के ऊपर निर्भर करता है, यदि समय ज्यादा रहता है तो फिर उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, समय कम होता है तो बेटा उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। अल्टीमेटली आपको मैंने चैप्टर नहीं कराया बट फिर भी कोशिश की है कि आपको मैं इसे समझा पाऊं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एंड टू एंड समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए। सीजीएल में बस एक ही चीज आपको सोच के रखनी है कि प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब हमने अपने टाइम पे सीजीएल दिया तो मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड अपना बता दिया कि कभी मैथ्स में मार्क्स कटे ही नहीं, कभी रीजनिंग में मार्क्स कटे ही नहीं। इंग्लिश में कटते थे थोड़े बहुत और थोड़े बहुत जीके जीएस में करते थे, जीके जीएस में ज्यादा होते थे, इंग्लिश में भी बहुत ही कम होते थे। इंग्लिश में भी 45 तक आए आउट ऑफ 50 उस समय पे बोल रहा हूँ 2015 16 17 में। ठीक है, इंग्लिश में आउट ऑफ 200 183 थे मेंस में, 183 थे उस समय, 200 अंकों का होता था मेंस जो है। इंग्लिश में 183 थे और मैथ्स में 195 तक चले गए। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बेटा सटीक तैयारी के साथ साथ स्ट्रैटेजी और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहना बेटा। रिवीजन में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और रिवीजन करने के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, कहां कहां दिक्कत हो रही है, कैसी कैसी दिक्कत हो रही है, कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, और उसे दोबारा क्या करते रहे रिकैप करते रहे। यदि आप ये प्रक्रिया लागू करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मैथ्स के सिलेबस पर काबू पा पाएंगे और अच्छे अंक ले पाएंगे। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से करेंगे और अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन के बाद यहाँ आकर सभी से मुलाकात करेंगे और हम भी आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पूरा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, एंड टू एंड चीजें समझ में आई होंगी, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कराया आपको एनालिसिस। ठीक है, चाहते तो इस एनालिसिस को हम 15 से 20 मिनट में भी समाप्त कर सकते थे, नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या। ठीक है, तो इसीलिए इतने तरीके से कराया गया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और इसी सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट का एनालिसिस जो आप सभी ने दिया होगा, जो हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड किया गया था आपको, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल टियर 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन, देखते हैं कि कैसा पेपर था और क्या इसके आंसर्स होंगे। सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द प्रोवाइडेड ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का सवाल है और देखिए क्या लिखा है इसमें। डैश रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, है ना, समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू डेथ। अब डेथ के लिए क्या यहाँ पे आएगा, आपका पहला जो आंसर हो सकता है वो डेड की तरफ जा सकता है कि सब्जेक्ट टू डेथ है, बट सब्जेक्ट टू डेथ बोला गया है, डेडली नहीं बोला गया है, मतलब जिसकी मौत होती है, सब्जेक्ट टू डेथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मोर्टैलिटी। पहला ही आंसर है आपका यहाँ पे मोर्टैलिटी। मोर्टल, इमोर्टल ये शब्द भी पूछे जाते हैं वोकैब में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोर्टैलिटी। डेडली इज समथिंग दैट कॉजेज डेथ, दैट कैन कॉज डेथ, है ना। क्या हो जाएगा, डेडली इज समथिंग दैट कैन कॉज डेथ। तो ये तो आंसर आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट टू डेथ की बात बोली गई है। मॉर्बिडिटी भी नहीं होगा, ये अनहेल्दी स्टेट को बताता है, तो ये भी नहीं है। फेटिलिटी, डेडली दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट मोर्टैलिटी। एंड फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे आपका आंसर भी दिया हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द प्रोवाइडेड सेंटेंस, है ना। मतलब बेसिकली देखा जाए तो वन वर्ड का सवाल है।
term coined from a person's name often to honor their contribution or association with the concept. सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करने की है कि टर्म कॉइंड फ्रॉम अ पर्सन्स नेम, है ना। अभी नेम शब्द आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेम के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है, वो है एपोनिम। NYM ये जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है, नेम के लिए, है ना। तो आपके सामने ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, आपका आंसर हो जाएगा एपोनिम। जैसे कि किसी तालाब का नाम किसी राजा के नाम पे रखा गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एपोनिम, है ना। जैसे क्वीन विक्टोरिया है तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे विक्टोरिया लेक हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एपोनिम, ठीक है, फाइन। एपिग्राम, एपिथेट और एपिटमी। एपिटमी क्या होता है, एपिटमी कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल को, है ना। कोई एकदम सर्वश्रेष्ठ या परफेक्ट एग्जाम्पल जो हो उसको कहते हैं, कि जैसे कहें कि मून इज द एपिटमी ऑफ ब्यूटी, है ना, तो ब्यूटी का, सुंदरता का वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। वैसे ही बात करते हैं एपिग्राम और एपिथेट की, तो एपिथेट जो होता है वो एक क्वालिटी को बताता है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी फॉर पर्टिकुलर पर्सन डिस्क्राइब करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हो जाएगा एपिथेट। एपिग्राम जो होता है एक विटी रिमार्क होता है ना, छोटा शॉर्ट मेमोरेबल विटी रिमार्क को हम कहते हैं एपिग्राम, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो गया, एपोनिम, ठीक। अब देखिए मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे आपको काम आएगा, पहले तो देख लीजिए कि कौन सा शब्द आपको मैच कर रहा है, फिर उसके ऑप्शन पे जाएंगे। आसान तरीका देखिए, डेब्रीज किसे कहते हैं हम, डेब्रीज की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड नहीं। एक्सपर्ट इन मैटर ऑफ टेस्ट, ये तो कौन सा होता है, मतलब 4th का बी होगा, ठीक। डेब्रीज की बात करें तो स्कैटर्ड रिमेन्स कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना, इसको कह सकते हैं स्कैटर्ड रिमेन्स। तो 1 का सी या 4 का बी जहां पे हो वो आपका आंसर है। देखो 1 का सी एक ही जगह पे दिया हुआ है ना, और आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 4 का बी है, जी हाँ वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर आपका आंसर ये हो गया। यहाँ पे ऑप्शन से जाना है आपको, और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से ही जाना है। एक शब्द भी मिल गया और वो ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन है तो बस बात खत्म, वहीं पे आपको आंसर मिल जाता है। बाय द वे हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा क्या होता है, जो एक्सपर्ट होता है इन द मैटर ऑफ टेस्ट, स्वाद के मामले में। अगर बात करें हम डॉसियर, डॉसियर डी फॉर डॉसियर, डी फॉर डॉक्यूमेंट्स, है ना, कैसे समझेंगे हम, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन समवन और समथिंग, उसको कहते हैं डॉसियर, ठीक है। अब कल-दे-सैक जो लिखा हुआ है, कल-दे-सैक क्या होता है, ये एक ही ऑप्शन बचता है, स्ट्रीट विद अ क्लोज्ड एंड, एक स्ट्रीट जिसका एंड जो है वो क्लोज्ड है उसको कहते हैं कल-दे-सैक। तो ये भी आंसर आसान था, एलिमिनेशन से ये सारे वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं भाई। अगला देखो, select the word appropriate word that can describe the given sentence। अगेन ये किसके लिए कहा जा रहा है, ये आप देखेंगे 1 वर्ड का ही सवाल है ना। The outward appearance or front of a building often representing its architectural style or design, मतलब किसी भी बिल्डिंग या भवन का सामने का हिस्सा जो उसकी डिजाइन बता रहा हो, बेसिकली एंट्री या सामने का हिस्सा। तो यहाँ पे जो सामने का हिस्सा है बेटा उसे कहते हैं फसाड, क्या कहते हैं, फसाड। ना यहाँ पे लाइजन होगा, ना ही मैसोनेट होगा और ना ही बिरेट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन शब्दों को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। लाइजन क्या होता है कि लाइजन मतलब आप लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों का कांटेक्ट करवाना, आपके कॉन्टैक्ट्स होना, इन्फ्लुएंशियल होना थोड़ा, है ना, अमंग द पीपल, किस मामले में, कांटेक्ट करने के मामले में, है ना। तो refers to a close bond or connection among people or groups often used in the context of communication or coordination, उसको कहते हैं लाइजन, ठीक। मैसोनेट की बात करें तो ये क्या होता है, ये है एक बिल्डिंग, अपार्टमेंट की ही बात की जा रही है ना, एक लिविंग स्पेस की बात की जा रही है, टिपिकली ऑन 2 फ्लोर्स ऑफ अ लार्जर बिल्डिंग, है ना। सेल्फ कंटेन्ड अपार्टमेंट को कहा जाता है जिनका फिर एंट्री सेपरेट होती है, ठीक। बिरेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सॉफ्ट राउंड फ्लैट क्राउंड हैट, है ना, हैट को कहा जाता है, टोपी को कहा जाता है ये। तो आपका आंसर यहाँ मिल गया, वो था फसाद। इक्वानिमिटी का बताना है आपको, एंटोनिम उल्टा बताना है। जब भी आपको एंटोनिम पूछेगा ऑप्शन की मदद से जरूर बन जाता है वो, ध्यान से देखिएगा। इक्वानिमिटी आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रैंक्विलिटी, एजिटेशन, कंपोजर एंड प्लासिडिटी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम है, तो बचता एक आपका ऑप्शन है।
ट्रैंक्विलिटी शांति से रिलेटेड है, कंपोजर भी काम एंड कूल रहने से रिलेटेड है, प्लासिडिटी भी शांत रहने से ही रिलेटेड है। तो फिर ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, कंपोजर और प्लासिडिटी ये एक ही वर्ड के सिनोनिम है बेसिकली। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है एंटोनिम में, वो है एजिटेशन। इक्वानिमिटी का मतलब भी होता है कंपोजर और कामनेस मेंटेन करना, कामनेस को ही कहते हैं इक्वानिमिटी, ठीक है। बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया एजिटेशन, ठीक है। ये हो जाएगा एंजाइटी या नर्वसनेस, जो कि उल्टा होगा काम रहने का। और बाकी तीनों शब्द भी बिल्कुल सिनोनिम ही है। आ जाइए, ये है आपके सामने में क्लोज टेस्ट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। In the heart of the forest there stood a majestic dash reaching towards the sky. यहाँ तक पढ़ोगे तो लग सकता है कि किसकी बात कर रहा है, waterfall, oak tree, mountain या river, कुछ भी हो सकता है। बट आगे आइए, its branches stretched out like arms embracing the sunlight filtering through the leaves। अब देखो लीव्स बोला है और ब्रांचेस बोला है, तो भैया लीव्स और ब्रांचेस जो होते हैं वो ना वाटरफॉल के होते हैं, ना माउंटेन के होते हैं, ना रिवर के होते हैं, वो ओक ट्री के होते हैं। तो आंसर मिल गया कि किसकी बात कर रहे हैं, ओक ट्री की, है ना। पहला वाला हो गया। अब दूसरे ब्लैंक में देखते हैं। The air was filled with the sound of chirping birds and rustling leaves, creating a sense of tranquility and dash and क्या, joy, chaos, एक्साइटमेंट और सैडनेस। अब यहाँ पर एक और चीज है जो मदद करेगी आपकी, वो क्या है, ग्रामर। देखिए, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अभी अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन में आया था, कामनेस की बात करेगा, है ना। एंड डैश, अब एंड एक कंजंक्शन है और एंड से अगर दो हम एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हैं, दो नाउन्स को जोड़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे नाउन्स जुड़ रहे हैं, तो जो भी दो शब्द जुड़ते हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। अगर पॉजिटिव जोड़ रहे हो तो आगे भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नाउन को जोड़ रहे हो तो दूसरा भी नाउन ही होगा। तो यहाँ पर देख लो आप, क्या आ जाएगा, ट्रैंक्विलिटी एंड chaos यानी कंफ्यूजन या डिसऑर्डर होता है, ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो गया। एक्साइटमेंट, सैडनेस और जॉय क्या हो सकता है, ट्रैंक्विलिटी मतलब कि शांत रहना, कंपोजर हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा। तो कामनेस से रिलेटेड जो शब्द है वो क्या हो सकता है, वो है जॉय, है ना। एक्साइटमेंट और सैडनेस दोनों नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय, अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड जॉय, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी के साथ एक्साइटमेंट आप नहीं बोल सकते, है ना। चलो, एज आई वॉक्ड क्लोजर आई नोटिस्ड अ स्मॉल डैश nestled at the base of the tree, its colorful petals contrasting with the lush greenery around it। यहाँ पर भी आंसर आपको मिल जाएगा, किसकी बात कर रहा है, कलरफुल पेटल्स। पेटल्स किसके होते हैं भाई, पंखुड़ियां किसकी होती हैं, रॉक, एनिमल और केव। पंखुड़ियां तो फ्लावर की होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। थर्ड वाला आंसर है फ्लावर। आगे आ जाओ, फोर्थ वन पे देखते हैं, है ना। सिटिंग डाउन बिसाइड इट I closed my eyes and allowed myself to be enveloped by the beauty of nature, feeling a deep sense of dash and connection to the world around me। Deep sense of what? Isolation, अलगाव नहीं, कंफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, ना ही ये एंगर की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव इमोशन की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा पीस। देखा आपने कितना आसान था, सेंटेंस को पढ़ना और उसके आगे और पीछे के सेंटेंसेस को भी पढ़ना मदद करता है क्लोज टेस्ट में। अगले सवाल पे मूव करते हैं, ये भी आपका है फिल इन द ब्लैंक का सवाल। द डैश इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, नोन फॉर इट्स इमेंस साइज एंड जेंटल नेचर। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो क्या बोल रहे हैं, लार्जेस्ट मैमल, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, लार्जेस्ट में आपको दो ही चीजें दिख रही होंगी कि एलिफेंट और ब्लू व्हेल, बट क्या बोला जा रहा है, पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, तो वो तो भैया ब्लू व्हेल ही होता है, तो सबको पता है। और वो इतना बड़ा होने के बावजूद 100 फीट आई थिंक लंबा और 200 टन लगभग के आसपास जो है उसका वेट होता है, और उसके बाद वो जाना जाता है अपने सौम्य बिहेवियर के लिए, जेंटल बिहेवियर के लिए, तो वो ब्लू व्हेल है आंसर आपका, ठीक। ये भाई टेस्ट सीरीज। अभी नेक्स्ट जो आपका, अब जैसे आपने दिया था ऑल इंडिया टेस्ट, अभी है ना, पहला टेस्ट कंडक्ट हो चुका है, ये बात कर रहे हैं दूसरे की। तो अब देखिए यहाँ पे CGL Tier 1 को ही टारगेटेड है ये टेस्ट भी, और इसकी जो डेट आपने, अच्छा ये जो 27 अप्रैल को आपने दिया था टेस्ट, वही टेस्ट है, उसी का जो है एनालिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो टेस्ट आपने दिया था। तो रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा, आगे आने वाले टाइम पे और भी टेस्ट आने वाले हैं ऑल इंडिया
फ्री मॉक टेस्ट के बारे में सारी जानकारी हमने यूट्यूब शॉर्ट में दे दी है आपको केजीएस एसएससी केजीएस के ही चैनल पे। तो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं जो आपने 27 तारीख को दिया था पेपर उसका। अगला आ जाओ, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस। अब देखो क्या लिखा है, द कंपनी विल डिसबर्स द फंड्स टू द शेयर होल्डर्स नेक्स्ट वीक। डिसबर्स का क्या बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। तो डिसबर्स करना यानी बेसिकली निकालना, बांटना, देना, है ना। तो डिसबर्स करेगी फंड, फंड डिसबर्स करने का उल्टा क्या हो जाएगा, कलेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट, स्टूपिफाई और गिव आउट। डिसबर्स डिस्ट्रीब्यूट उसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से। तो आंसर हमको तो सिनोनिम चाहिए नहीं, हमको चाहिए उल्टा उसका। स्टूपिफाई यानी कि एकदम ऑस्ट्रक हो जाना, शॉक्ड हो जाना, है ना, स्टन हो जाना जिसको हम कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना। तो ये भी नहीं आंसर। गिव आउट भी नहीं होगा देना, ये हो जाएगा कलेक्ट। डिसबर्स देना का उल्टा कलेक्ट करना। ठीक, उल्टा पूछा, एंटोनिम पूछा है, आ जाओ, ये सारे मतलब आपके लिए दिए हुए हैं। सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन इडियम, जो कि है टू सेट थेम्स ऑन फायर। अब आपको पता है थेम्स एक नदी का नाम है, और नदी को फायर लगाना मतलब क्या हो जाएगा, सोचिए जरा कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। इडियम में अक्सर आप देखेंगे कि जो दिखता है जैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होती है, इसकी मीनिंग कुछ डीप मीनिंग होती है। देखो यहाँ पे, टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, टू फायर ऑन बिल्डिंग ऑफ थेम्स, कुछ भी, ये फायर है तो फायर इधर तो होगा ही नहीं। टू सेट समवन टू अ फायर, ये भी नहीं होगा। टू डू समथिंग पॉसिबल और इजी, ना, बल्कि इम्पॉसिबल, है ना। टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल, करेक्ट। नदी में आग लगाना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। चलो आ जाओ, कंसील का सिनोनिम बताना है, ठीक है। कंसील का सिनोनिम पर्यायवाची, बहुत ही इजी। हाइड है, रिवील है, डिस्कवर है, इम्पार्ट है। इम्पार्ट इज टू गिव, है ना, टू ट्रांसफर। डिस्कवर पाना, खोजना, है ना, ये हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। रिवील इसका उल्टा हो जाएगा, कंसील यानी छुपाना, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइड। सिंपल है। अगला सवाल देखो आपके सामने में ये रहा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शन। इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। ग्रामर की स्पेलिंग सही है, 12th की स्पेलिंग में एफ आता है, बिल्कुल सही है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है। यहाँ जो गलत है वो राइनोसोरॉस है ना, यहाँ पे ओ यू एस नहीं होगा बल्कि सिर्फ ओ आएगा, है ना, राइनोसोरॉस हो जाएगा ये, ठीक है। आ अगला सवाल है इडियम का, रॉक द बोट, है ना। इसका क्या मतलब होता है, टू कॉज ट्रबल और क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। टू सेल बोट स्मूथली, बोट की बात है तो बोट यहाँ पे नहीं आएगा। टू ड्राइव अ शिप, ये भी नहीं। आस्क फॉर समथिंग, नहीं। रॉक द बोट यानी कि अड़चन पैदा करना, स्टॉप समथिंग, और क्रिएट ट्रबल जिसको हम कहते हैं वो आंसर होगा। अड़चन पैदा करना, किसी हिंड्रेंस या बाधा पैदा करना, वो होता है रॉक द बोट। ट्रबल क्रिएट करना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक बताना है यहाँ पे। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, शी मैनेज्ड टू डैश हर फियर्स एंड अचीव्ड हर गोल, है ना। बहुत सारी चीजें हो रही थी उसके साथ, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, शी मैनेज्ड टू, क्या लिखा है, अचीव हर गोल्स। तो क्या किया उसने, ओवर वैल्यू किसी चीज की, नहीं। ओवर डू किया, नहीं। ओवरव्यू किया, नहीं। ओवरकम किया, उन चैलेंजेस को क्या किया, को पार किया। ओवरकम किया, पार किया, ये आंसर होगा आपका, ठीक। अगला देख लो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस को पैसिव वॉइस में बनाना है, बहुत ही बढ़िया। शुड लिखा हुआ है आंसर में, यहाँ पे पूरे ऑप्शन में शुड देखो। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, अगर हम बोलेंगे तो वन कहाँ गया। वन शुड कीप देयर प्रॉमिस, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ब्लंडर है ये। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, बिल्कुल सही। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, ये भी इनकम्प्लीट है, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, है ना। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है। हैव यू गॉट एन आइडेंटिटी कार्ड, द एचआर आस्क्ड द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन बन जाता है फुल स्टॉप, सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट बन जाता है। The HR asked the employee, क्या लिखा है, have you got, तो have का डेफिनेटली क्या हो जाएगा, had। हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो had देख लो आप कहाँ पे, एक ही ऑप्शन में। यहाँ has लिखा है, यहाँ have है, यहाँ तो is having कर दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना।
आंसर हो जाएगा डी। द एचआर आस्क्ड द एम्प्लॉय इफ ही हैड एन आइडेंटिटी कार्ड, ये है आपका आंसर। अगला सवाल देखो, ये है पैरा जंबल का, रीअरेंज करना है आपको इस पैराग्राफ को, ध्यान से देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कोहेरेंट पैराग्राफ, मतलब मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब आपके सामने ऑप्शन में नंबर्स लिखे हुए हैं, लेट्स सी। द शेफ केयरफुली चॉप्ड द वेजिटेबल्स फॉर द सैलेड, ठीक है, ये शुरुआत हो सकती है। दूसरा लिखा है, दूसरे में मीनवाइल से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि उसके पहले क्या हो रहा था बताना पड़ेगा। तीसरा लिखा है, वंस द वेजिटेबल वर रेडी द शेफ टॉस्ड, भैया पहले तो वो काटेगा ना, तब तो रेडी होना बताएगा, तो थर्ड से भी शुरुआत नहीं हो सकती। चौथा लिखा है, वाइल द सैलेड वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, अभी सैलेड का जिक्र तो पहले है, वाइल से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा नहीं, मतलब आंसर क्या है, पहला सीक्वेंस, पहला ही आपका आंसर है कि पहले से स्टार्ट होगा, एंड ये प्रॉपर्ली अरेंज्ड ऑलरेडी है। 1 2 3 4 5 लिखा है कि द शेफ केयरफुली चॉप्ड द वेजिटेबल्स फॉर सैलेड, चॉप किया, काटा। मीनवाइल द ओवन प्री हीटेड टू द डिजायर्ड टेम्परेचर, फिर मीनवाइल जब वो कटिंग हो रही थी तो टेम्परेचर सेट कर दिया गया ओवन का, प्री हीट कर दिया गया। वंस द वेजिटेबल्स वर रेडी, अब वेजिटेबल्स क्या हो गए, रेडी। द शेफ टॉस देम इन अ बोल विथ ड्रेसिंग, उसको टॉस किया बोल में ड्रेसिंग के साथ, है ना। While the salad was being prepared, the main course simmered on the stove, जो सैलड प्रिपेयर हो रहा था, है ना, उसके साथ साथ ही दूसरी जगह पे अपना क्या बन रहा था, मेन कोर्स बन रहा था, ये बोला जा रहा है। Finally the meal was served with a side of freshly baked bread, सिंपल। तो 1 2 3 4 5 इसको अरेंज करना ही नहीं था, बेसिकली आप एलिमिनेट कर देते तो आंसर मिल ही गया था। देखिए क्या लिखा है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट गिवन इन द सेंटेंस इफ नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर सेंटेंस सेंस एंड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। देखो, स्नेहा डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हर ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी, है ना। गिव अवे मतलब दे देना, ठीक है, एज अ गिफ्ट दे देना, है ना, तो एज अ फ्री दे देना या गिफ्ट दे देना, ठीक है। तो ये होता है, ऑफ कोर्स गिफ्ट फ्री ही होते हैं ठीक है, तो फ्री में दे देना कुछ चीज को, गिव अवे मीन्स टू गिव अवे, टू गिव, है ना, फ्रीली। और इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, गिव लिखा है, गिव अप लिखा है, टेक ऑफ लिखा है और इंप्रूवमेंट लिखा है, तो सिंपल सी बात है, गिव अवे का गिव तो नहीं होगा, है ना। उनने क्या किया, अपने जो पुराने कपड़े थे वो चैरिटी में दान दे दिए, ठीक है, तो गिव अवे एब्सोल्युटली करेक्ट है। गिव अप यानी त्यागना होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, उसने त्याग नहीं किया, त्यागना या फिर सरेंडर करना, गिव अप करना होता है, ये नहीं होगा, है ना, या फिर बोलते हैं टू सरेंडर, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। टेक ऑफ टू रिमूव होता है, अब टू रिमूव क्या है ना, जो भी टेक ऑफ, क्लोथ रिमूव करना, ज्वेलरी रिमूव करना, एक्सेसरी रिमूव करना, तो टेक ऑफ यानी रिमूव, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला देखो क्या है, एरर का सवाल है, देखो ध्यान से। इवन दो प्रोग्रेस में सीम स्लो एट टाइम्स, आई फर्मली बिलीव दैट इन द एंड स्लो एंड स्टेडी विन द रेस and we'll eventually reach our goals with patience and perseverance। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि लगे रहना चाहिए, पेशेंस और परसिवरेंस के साथ आप अपने गोल को अचीव कर ही सकते हैं। और उसमें बोला गया है, ये जो एक कहावत है, स्लो एंड स्टेडी जो है विंस द रेस होगा, क्योंकि ये जो शब्द है स्लो एंड स्टेडी, इसको एक ही यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, स्लो एंड स्टेडी, है ना। कायदे से पहले देखो कि ये एक यूनिट की तरह, सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है। और दूसरी बात, हम किसकी बात करें, वह व्यक्ति जो स्लो है एंड स्टेडी है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, परसिवियरेंस है उसके अंदर, पेशेंस है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है और ये एक ही यूनिट को बताता है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होगा, ना कि विन द रेस होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो इसके साथ ये जो वर्ब लगेगा ये भी सिंगुलर ही लगेगा, ठीक। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ, अगेन एरर का सवाल है। एज स्नेहा browsed through the bookstore, she found herself drawn to books after books, each promising a new adventure or insight। बहुत बढ़िया, गड़बड़ यहाँ पे बढ़िया वाली है जो नाउन में हम अक्सर पढ़ते हैं, वो है आपकी NPN कॉन्सेप्ट, है ना। NPN कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नाउन प्रेपोजिशन, है ना, और उसके बाद फिर से नाउन। अब शर्त क्या होती है कि ये वाला नाउन और ये वाला नाउन जो है सेम होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए, सेम एंड सिंगुलर, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये सेम नाउन होते हैं तो क्या हो गया, बुक्स, बुक्स लिखा है, सिंगुलर है क्या, नहीं, इसको प्लूरल कर दिया, तो ये जो है बुक आफ्टर बुक होगा, ना कि बुक्स आफ्टर बुक्स। तो ये एनपीएन कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउन का। इसमें जो नाउन होता है, ये वाला नाउन, ये वाला नाउन, दोनों को सिंगुलर होना होता है टू मेक इट साउंड करेक्ट और टू मेक इट करेक्ट ग्रामेटिकली। अगला, तो यहाँ पे जो गड़बड़ थी वो कौन से पार्ट में हो गई, वो बी पार्ट में हो गई। अगला सवाल देखो, फिल इन द ब्लैंक का है और भी क्वेश्चन टैग का है। फ्यू पीपल वर्कड इन योर ओल्ड ऑफिस डैश, ठीक है। अब यहाँ पे टैग आना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ध्यान गया होगा कि भैया वर्कड लिखा है, पास्ट है, तो यहाँ पे डिडंट दे आना चाहिए, है ना। वरंट और ये जो वर है ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। डिडंट दे आना चाहिए ऐसा आपको लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नो नॉट नहीं लिखा है, बट ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फ्यू वर्ड है ये सेमी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सेमी नेगेटिव वर्ड, है ना। ये अपने आप में नेगेटिव है क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, फ्यू यानी कि ना के बराबर, है ना। फ्यू यानी कि ना के बराबर, ये हम एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर नेगेटिव माने तो आगे टैग पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिड दे, नॉट डिडंट दे, ठीक है। बढ़िया सा सवाल था ये। अगले सवाल पे मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। एरर का सवाल है। द पीजेंट्री वर्क्स डिलिजेंटली एवरी डे ensuring that the fields are well tended and crops are bountiful। फार्मर्स की बात की जा रही है, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि ये शब्द द पीजेंट्री है ना, किसान जनता, ये क्या होता है, ये होती है किसान जनता की बात कर रहे हैं, है ना। पीजेंट्री, किसान जनता, ये एक नाउन है और ये कैसा नाउन है, ये नाउन जिसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। ये प्लूरल होता है, सिंगुलर जैसा दिखता है बट ये होता प्लूरल है। किसान जनता की बात कर रहे हैं, प्लूरल, ठीक। बट इसके साथ जो वर्ब यहाँ लगा हुआ है वो सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, इसको हमको प्लूरल करना पड़ेगा। द पीजेंट्री वर्क होगा, ना कि वर्क्स होगा, क्योंकि पीजेंट्री एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है, ना कि सिंगुलर। करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन। Select the correctly spelled word among the options provided below। क्या बोला है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग सही दी हुई है। एकोमोडेशन, यहाँ पे डबल एम होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं है, एम दो बार होता। कन्वीनियंस, नियंस होता है, ए लिखा है, ई आना चाहिए यहाँ पे, ये भी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार एम होना चाहिए था। ज्वेलरी, यहाँ पर एल को 2 बार होना चाहिए था, ये भी 1 बार दिया हुआ है। सीनरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, सीनरी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है ना। तो मैं आपके लिए सही स्पेलिंग यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा आपका ज्वेलरी, ये हो जाएगा आपका कन्वीनियंस, है ना। ये भी देखेंगे आप, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन शब्दों को, इनमें से कुछ भी उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। एकोमोडेशन कई दफा पूछा गया शब्द है एसएससी के एग्जाम में, यहाँ पर एम भी 2 बार आता है, तो ये आपकी होगी करेक्ट स्पेलिंग, सबकी आंसर था सीनरी। उम्मीद करती हूँ कि ये जितना भी आपको डिस्कशन किया गया, पूरा एनालिसिस किया गया, समझ में आया। आपको अगर कुछ गलतियां हो गई थी तो पता चला कि कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, क्या गड़बड़ किया था हमने। तो बस टेस्ट देने का यही एक मेन पर्पस होता है। एक तो आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है ना, और तैयारी है तो कहाँ पे हम जब क्वेश्चंस बना रहे हैं तो कहाँ पे चूक हो रही है, उनको एनालाइज करना, उनको उनके एनालिसिस के बाद उन चीज़ों पे ध्यान देना, यही होता है टेस्ट का मेन पर्पस। और टेस्ट जरूर देना चाहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।